आप सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया ही होंगे। और जिस तरीके से कट ऑफ बहुत जा रही है, जीएस में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको लेकर मैंने आप लोगों से बात करी थी। और मैंने क्या, अक्सर जब आप लोगों के सवाल होते हैं तो सबसे ज़्यादा सवाल इसी को लेकर होते हैं कि जीएस कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो मैंने सोचा कि थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और फिर आप लोग बताना जैसा फीडबैक होगा तो आगे और भी टॉपिक के क्वेश्चंस करवा देंगे। क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन ये है कि समरी पढ़ा देंगे जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना? सीधा पॉइंट पे आते हैं। राज्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो ये है भाई राज्य व्यवस्था, और इसमें जो जितना इम्पोर्टेंट है, जितना पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो या कोई स्टेट के एग्ज़ाम्स हो, मैंने जितना एनालाइज़ किया उनमें इतना ही आता है। थोड़ा बहुत कुछ होता है तो कम समय में ज़्यादा करने के लिए, अब 100% एक्यूरेसी तो वैसे भी नहीं आनी, तो 70-75% एक्यूरेसी आ जाती है तो ठीक है अपना। ठीक है ना? 1-2 दिन ढंग से पढ़ लेंगे तो इतना हो जाता है, तो उसी की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो संविधान का विकास कैसे होता है, क्योंकि संविधान ही है बेसिकली पॉलिटी। तो संविधान का विकास कैसे होता है, देखो 1600 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे 1757 और 1764, ये दोनों, ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बाद ये दोनों युद्ध हुए। ये प्लासी का युद्ध था पहला, ठीक है, हाँ प्लासी का युद्ध था, और दोबारा वाला बक्सर का था। ये वैसे तो जब इतिहास पढ़ेंगे तब की बात है, ठीक है ना? लेकिन मैं बता देता हूँ कि उसके बाद से फिर क्या हुआ कि कंपनी को ये लगने लगा कि यहाँ पे राज करना है इंडिया में। ठीक है, तो राज करना है तो भाई फिर आपको कुछ रेगुलेटिंग एक्ट बनाने पड़ेंगे, कुछ एक्ट बनाने पड़ेंगे। तो उनको कि कैसे किया जाए ना, फिर कोई नियम कानून होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि आप कैसे भी कर लेंगे। तो 1773 में पहली बार ये रेगुलेटिंग एक्ट लेके आते हैं। ठीक है, और इसमें जब बंगाल को जीत लेते हैं तो बंगाल का गवर्नर बना देते हैं। किसको? क्लाइव को। सबसे पहला यदि पूछे आपसे कि बंगाल का गवर्नर फर्स्ट कौन था, तो आपको बताना है क्लाइव है। ठीक है, हाँ। फिर क्या हुआ कि 1773 जब आया तो इस बंगाल का गवर्नर जो है उसी पद को हटा के क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। माफ़ करिए, लिखा नहीं है, हाँ, गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अब इसके अंदर क्या क्या आने लगा, मुंबई आने लगा, जो पहले बॉम्बे था, सॉरी, ठीक है, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, और बंगाल ऊपर से। तो बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये सभी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। ठीक है, तो उन सबको किसके अंदर ला दिया, बंगाल के अंदर, और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और पहला कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग बन गया। ठीक है, हाँ, तो ये याद रखना, पहला बंगाल का गवर्नर पूछे तो क्लाइव बहुत हरामी था। ठीक है, ये 1757-1764 में इसका ही हाथ था, तभी जीत के आया, तो इसको क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। ठीक है ना? क्लाइव क्लेवर होता है, तो क्लेवर आदमी था बहुत ज़्यादा ये, इस वजह से क्लाइव को पहला बंगाल का गवर्नर बनाया गया। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, और वो पहला कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग बन गया। ठीक है, और भाई जब आप रेगुलेटिंग एक्ट लाओगे तो एक्ट लाए हो तो कुछ न्यायालय भी बनाना पड़ेगा, तो इसने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी, कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक। फिर उसके बाद बीच में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। मान लो पूछ ले कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो 84 में आया, फिर 1793 में आया, हाँ 1793 में एक आया, फिर 1813 में आया। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगे मुझे, थोड़े थोड़े से बदलाव होते गए भाई। अब कोई चीज़ लाए हो तो एक बार में तो परफेक्ट होगी नहीं तो उसको बदलने के लिए थोड़े थोड़े बदलाव करते रहे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता वैसे तो। 1833 में जो आया चार्टर अधिनियम, उसमें क्या किया इन्होंने कि जो अभी तक बंगाल का गवर्नर था, अब उसको इन्होंने क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है ना? हाँ, अब क्योंकि उनको पता चल गया था कि भाई आपको अपने को यहाँ पे राज करनी है, और वो बड़ा आसान है यहाँ पे राज करना। ठीक है ना? तो वो समझ गए थे इस बात को, तो उन्होंने भारत का गवर्नर जनरल बनाया। और सबसे पहला कौन बना, विलियम बेंटिक, और यही अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल था, वही जो भाई आखिरी में था। अब नया पद कोई बना तो उसी को उठा के बना दिया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो अंतिम था वो विलियम बेंटिक ही था, लेकिन फिर
जब चार्टर आया 1833 का, तो भारत का गवर्नर जनरल बनाया तो विलियम बेंटिक को ही बना दिया, ठीक है। इसी के समय पे सती प्रथा, ठीक है, वो इतिहास में पढ़ाएंगे, सती प्रथा और काफ़ी सुधार आंदोलन हुए ना, हाँ, सुधार काफ़ी आंदोलन इसी के टाइम पे हो रहे थे। तो शायद 1826 में हुआ था क्या, मुझे क्लियर याद नहीं, 1826 में सती प्रथा को ख़त्म किया गया था। और काफ़ी बहुत सारे आंदोलन उस टाइम पे चल रहे थे, सुधार आंदोलन जिनको कहते हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है। 1833 में पड़ गया। अब उसके 20 साल बाद, एक तो 20 साल बाद आ रहे थे, देखो 1813 के बाद कब आया, 1833 में, यहाँ भी 20 साल, और 1793 के बाद 1813 आया था, तो जनरली 20 साल में आ रहे थे, ठीक है। तो अब अगला कब आया, 1893 में। बात समझ में आ रही है। 1893 में आया चार्टर का अधिनियम, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कि सिविल सर्विसेज, जो यही IAS IPS जो भी होती है ना, हाँ, उसका ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, तो मैं लिख देता हूँ इधर 1854, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज, ठीक है, हाँ, सिविल सर्विसेज। मैकाले समिति के द्वारा आया था इसको। इतना पूछता है कि मैकाले समिति किससे संबंधित है, तो सिविल सर्विसेज से संबंधित है। 1854 में चार्टर, 1853 के चार्टर में आया। अच्छा, फिर क्या हुआ इसके बाद, सीधा 1857 में क्या हो गया, युद्ध हो गया, विद्रोह हो गया, ठीक। अब जैसे ही ये विद्रोह हुआ तो जो कंपनी है, कंपनी का राज हो गया ख़त्म। अब कौन, जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार है वो डायरेक्ट रूल करने लगती है कि भाई अब तुमसे नहीं हो पाएगा, अब हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्राउन इन्वॉल्व हो गया, और जब ब्रिटिश सरकार वहाँ से कंट्रोल करेगी तो दो पद बनाती है, एक है वायसराय जो कि भारत में रहेगा, और एक है भारत का सचिव, ये ब्रिटिश की पार्लियामेंट में रहेगा, ठीक है, वहाँ की संसद में। तो वहाँ भारत के बारे में जो भी है सब वहाँ पे सूचनाएं देगा, या वहाँ से जो भी रूल होंगे तो ये भारत सचिव वहाँ से लेके आएगा। किसको देगा, वायसराय को, और वायसराय यहाँ पे लागू करेगा। तो पहला जो वायसराय बना वो कौन बना, कैनिंग बना, ठीक है। और यही अंतिम क्या था, ये अंतिम भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर 1858 के बाद बीच में कुछ आए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर बात आती है 1909 की। 1909 में बहुत ज़्यादा हरामखोरी ये हुई कि 1905 में इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, ठीक है, हाँ, बंगाल विभाजन कर दिया। ये चाहते थे कि हमको मुस्लिम और हिंदू के बीच में खाई पैदा करनी है, जिससे एक दूसरे का समर्थन नहीं करेंगे तो हमको जीतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 1905 में क्या किया, विभाजन कर दिया गया, और 1909 में जाके ये एक भारत परिषद अधिनियम लेके आए, जिसको इन्होंने एक नाम बोला। ये क्या बोलेंगे उसको, इन्होंने बोला कि मार्ले मिंटो सुधार, ये नाम दिया। जबकि सुधार क्या है, वो भारत में राज करने का जुगाड़ है उनका, ठीक है ना। तो मार्ले कौन है, सचिव है, और मिंटो कौन है, वायसराय। तो जब भी ऐसा कुछ आएगा तो पहले वाला कौन, सचिव, बाद वाला कौन, वायसराय, जो कि भारत में रहता है। इस बार इन्होंने एक नई चीज़ पैदा कर दी, नई खाई पैदा कर दी। वो क्या, कि सांप्रदायिक निर्वाचन करवा दिया। सांप्रदायिक मतलब मुस्लिम जो हैं उनको मुस्लिम लोग वोट करेंगे, और जो हिंदू हैं उनको हिंदू वोट करेंगे, ठीक है ना। और ये बहुत गलत चीज़ हुई, मतलब जहाँ पे मुस्लिम है केवल वहाँ मुस्लिम दे सकते हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम दे सकते हैं, हिंदू है तो हिंदू दे सकते हैं। बहुत गलत हुआ। और इसी टाइम पे जो इसका वायसराय की जो परिषद था, है ना, जो कंट्रोल करता था जहाँ से वो, उसमें इनको सदस्यता मिली। किसको, ये सज्जन है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब इनका प्रसाद नाम है, इस वजह से इनको प्रसाद रूप में जगह मिल गई थी सबसे पहले, ठीक है, प्रथम भारतीय वायसराय की परिषद में, ठीक है। इतना था 1909 में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछता है ये, कि सांप्रदायिक चुनाव सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किए गए, तो वो 1909 में भारत परिषद अधिनियम में, मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर 1909 के बाद 20 साल बाद, ये 20 साल के हिसाब से चलते हैं, नहीं अभी तो 10 साल किया ना, हाँ, पहले 20 साल चल रहा था, अब ये 10 साल में सुधार करने लग गए। तो 1909 लेके आए, फिर 1919 में लेके आए। इसका नाम क्या रखा इन्होंने, भारत शासन अधिनियम 1999, और इनको बोला इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
ठीक है। तो मॉन्टेग्यू कौन हो गया, सचिव हो गया, वायसराय कौन हो गया, जेम्स फोर्ड हो गया, ये लेके आए। इस बार द्वैध शासन कर दिया। द्वैध शासन मतलब क्या हुआ, जो गवर्नर है, जो वायसराय है, माफ़ करिए, हाँ वायसराय, वो क्या करता था, संघ में दो तरीके की सरकार चलाता था। एक थे जिनमें भारत के लोग आएंगे जो चुने हुए, और एक में मतलब दो तरीके की मैं आपको बताऊं कि कानून है, मान लीजिए। तो एक कानून है जिसमें भारतीय लोग बनाएंगे, और एक में क्या है जो डायरेक्ट वायसराय की परिषद बनाएगी। लेकिन भारतीयों की बात मानने के लिए बाध्य नहीं था वायसराय, अपने हिसाब से ही करेगा। वैसे मतलब पागल बनाने वाली बात है सीधी सी, कि भारतीयों को थोड़ा थोड़ा सा चुनाव में व्यस्त करने लगो और उनको बोलो कि नहीं तुमको चुनने के लिए, एक अपनी सरकार बनाने के लिए हम लोग बना रहे हैं, आप लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो यही सब बकवास बातें करते थे वो लोग। तो भारतीय खैर समझ रहे थे धीरे धीरे। और इस बार क्या हुआ कि वोट का थोड़ा सा अधिकार बढ़ा दिया। अभी तक केवल क्या किया था, इधर सांप्रदायिक निर्वाचन, इधर इन्होंने क्या किया कि कुछ शिक्षा के आधार पे या कुछ धन के आधार पे, जो लोग जिनके पास कुछ पैसा था या शिक्षा थी, ऐसे लोगों को क्या किया कि वोट का अधिकार दे दिया। धीरे धीरे वोट बढ़ाने लग गए। भाई बढ़ाएंगे तभी तो यहाँ पे बात बनेगी, क्योंकि यहाँ पर तो उनका विरोध बहुत हो रहा है, ठीक है ना, हाँ बहुत विरोध हो रहा है उनका। तो वो धीरे धीरे ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं आप लोगों को तुम्हारी खुद की सरकार बनाने के लिए स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा द्वैध शासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही द्वैध शासन मैंने जो बताया ये वाला, हाँ। और द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, 1919 में, 1919 के भारत शासन अधिनियम में। और एक चीज़ ज़रूरी क्या हुई, वो ये कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया इन्होंने 1926 में, पूछ लेता है, ठीक है। और इसका अनुच्छेद कितना है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का, 315 नहीं, गलत लिखा है, एक्चुअली 312 कह सकते हैं। 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं, या दोनों लिख देता हूं मैं। और जो 315 है, अनुच्छेद 315, उसमें क्या है, यूपीएससी, क्या, यूनियन पब्लिक लोक सेवा आयोग, नहीं संघ लोक सेवा आयोग ना, हाँ संघ लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पे देखो केंद्रीय था पहले, बाद में इसका नाम संघ रखा गया, लेकिन इसका कोई अनुच्छेद मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि जब बाद में अपना वो बन गया संविधान, तो 315 में यूपीएससी को जगह दी गई और 312 में अखिल भारतीय सेवाओं को, जो मैं आगे बताऊंगा भी। लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब 10 साल बाद आना था, 1929 में आना था, लेकिन 2 साल पहले ही लेके चला आया ये साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन आयोग 1927 में 2 साल पहले लेके आया। 19 से 29 मिलाना था 2 साल पहले, याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन इसमें सभी सदस्य क्या थे, ब्रिटिश थे, तो फिर इसका विरोध हुआ और ये फिर नल एंड वॉइड हो गया, ठीक है। फिर अब सबसे इम्पॉर्टेंट है 1935। इसमें जो शासन करने का अधिनियम लेके आए थे लोग, तो उसमें अनुच्छेद और अनुसूचियाँ जो बना के लेके आए थे, लगभग काफ़ी कुछ अपने संविधान में उसको देखा जा सकता है। ऐसा बोलते हैं कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, वो अपने संविधान में पूरा का पूरा वही छाप दिया। पूरा तो नहीं छापा, लेकिन हाँ लगभग चीज़ें वहाँ से ली गई। और यहाँ पे द्वैध शासन समाप्त हो गया, वही द्वैध शासन, ये वाला द्वैध शासन समाप्त हो गया, ठीक है। और 1935 नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, 1937 से लेकर 1939 तक। भैया हुआ क्या, यहाँ पे एक सरकार बनी 1937 में। इन्होंने क्या कहा, अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई आप अपनी खुद की सरकार बनाओ, आप अपना चुनाव करवाओ और जीतो और अपना सरकार बनाओ, अपने फैसले खुद लो अपनी जनता के लिए, ठीक है। तो 1937 में इन्होंने बनाई सरकार, मोतीलाल नेहरू लोगों ने। फिर 1939 में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। क्यों? वो इसलिए दे दिया कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने ये अपने मन से ही बोल दिया कि जो भारत की सेना है वो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए तैयार है। यार जब आप सरकार यहाँ पे भारतीयों की है
और उनके किसी निर्णय का मतलब ही नहीं है, उनसे आपने पूछा भी नहीं, ये बिना पूछे कर दिया, बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी तय कर दी। तो ये तो गलत किया। तो जब ये बात इन लोगों ने सोचा कि जब हमारी बात का कोई वैल्यू ही नहीं है, हमसे कुछ पूछना ही नहीं है, तो हम सरकार बना के क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, 39 में सरकार से इस्तीफा दे दिया। थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है ना, हाँ 37 से लेकर 39 में था। तो ये 1935 के अधिनियम की बात कर रहा हूँ मैं। इसी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल, लिख लीजिए 1 अप्रैल 1935, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। और इसमें यूपीएससी, वही यूपीएससी और स्टेट मतलब लोक सेवा आयोग, जो संघ लोक सेवा आयोग होता है जो केंद्र में, और जो यहाँ प्रदेशों में जो पीसीएस यूसीएस जिससे बनते हैं, तो वो यहाँ पर इन दोनों का कर दिया। और इसको कितने में पाया जाता है, 315, अनुच्छेद 315 में, दोनों को, ठीक है, ये लिख लेना आप लोग। और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना करी, याद कर लीजिएगा, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना करी। ये 1935 में इतना कुछ किया। देखो पहले जो भी हो रहा था उससे आगे बढ़ना है ना, तो आगे बढ़ेंगे तो अब रिजर्व बैंक बनाया, फिर यूपीएससी, पहले केंद्र लोक सेवा आयोग बनाया था ना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, देखो यहाँ पे 1926 में। अब क्या किया कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट पीएससी दोनों बना दिया, 315 अनुच्छेद में अभी मिलता है अपने भारतीय संविधान में। और 1937 में इन्होंने क्या किया कि संघीय न्यायालय बना दिया। संघीय न्यायालय का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, ऊपर होता है सबसे, और फिर उसके बाद कौन सा होता है, जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ठीक है, जो स्टेट में होते हैं अपने हाई कोर्ट, और फिर उसके बाद जो जिला न्यायालय होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, और फिर उनके नीचे एक जो अपने तहसील में होते हैं, इनको सेशन नहीं कुछ तो और कोर्ट कहते हैं, वो तहसील वाले मान लीजिए, ठीक है, तहसील वाले। तो इतने 4 शाखाओं में डिवाइड होता है, 4 शाखाओं में डिवाइड होता है, ठीक है। 1937 में न्यायालय भी दे दिया, यूपीएससी भी दे दिया, स्टेट पीसीएस भी दे दिया, भारतीय रिजर्व बैंक भी दे दिया, ठीक है। उसके बाद बीच में अगस्त प्रस्ताव आता है और क्या क्या आता है, लेकिन वो इतिहास का पार्ट है। हम 1947 की बात करते हैं कि इसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, ठीक है। हाँ, इसकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, लेकिन उसमें इतना किचपिच नहीं होगा, वो साफ़ सुथरी में बना के, इसी में से साफ़ सुथरी थोड़ा बना के आप लोगों को दे दूंगा। ये खुद ही अपने लिए बनाया था, वही आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। जब उनको पता चल गया कि अब स्वतंत्र करना ही पड़ेगा, तो 1947 में उन्होंने घोषणा कर दी। और उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, वो कौन थे, अंतिम वायसराय माउंटबेटन जी थे, ठीक है, जिनको नेहरू, उनकी वाइफ को लेकर नेहरू जी को कुछ कहानियाँ भी बनाई जाती, पता नहीं कितना सही कितना गलत, खैर अपने को क्या करना, मैं तो याद करने के लिए थोड़ी कहानी बढ़ा दी, ठीक है। अंतिम वायसराय थे। और ये राजगोपालाचारी, देखो राज के नाम पे राज लिखा हुआ है ना, हमको याद कराने के लिए बोल रहे हैं, तो राज आदमी राज करेगा कि नहीं करेगा, तो इनको इस वजह से पहला भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया। और अंतिम उसके बाद इस पद को ख़त्म कर दिया गया, तब से राष्ट्रपति और पीएम ये सब पद रह गए, लेकिन ये गवर्नर जनरल का नाम ही ख़त्म कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन इनको बनाया गया राजगोपालाचारी को, राज है इस वजह से राज करेंगे। और 1947 के बाद जब स्वतंत्र भारत में जब अंतरिम सरकार बनाई गई उस दिन के लिए, तो फिर उसमें इनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। और माउंटबेटन को अंतिम वायसराय, भाई अब यहाँ से वायसराय वाला काम खत्म हो रहा है, क्योंकि क्राउन अब वहाँ से मामला खत्म हो रहा है, ब्रिटेन से सब काम खत्म हो रहा है, ठीक है। यही आदमी भारत पाकिस्तान को अलग भी किया है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान को, जो बीच में रेखा खींची थी इसने खींची। और क्या हुआ कि उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू और सभी लोगों ने मिलकर ये निश्चय किया कि जब भारत आज़ाद हो गया है, तो तब तक के लिए, जब तक संविधान बन रही है, जब तक संविधान बन रहा है ना, हाँ, संविधान जब तक बन रहा है, तब तक माउंटबेटन को ही क्या कर दिया, प्रथम स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। फिर अंतरिम सरकार बनाई, जो अंतरिम का मतलब कुछ दिनों के लिए बनाई थी। अब उस टाइम पे तो भाई कुछ ना कुछ, अब संविधान बनाना है तो एक सरकार तो चाहिए, वरना देश चलेगा कैसे। हाँ, तो कुछ दिनों के लिए 1946 में अंतरिम सरकार बनाई। और उसमें किसको क्या पद मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पूछ लेता है, ठीक है ना। और ये इतना ज़्यादा पूछता है, इतना फ्रिक्वेंट पूछता है कि पूछे मत, मैं आपको याद भी करवा दूंगा, भूल के दिखा देना, आज याद करवा देता हूँ आपको, ठीक है। ये नेहरू वाला यार कट गया है, ठीक है, मैं इसको फिर से लिख दूँगा, ठीक है। कहाँ लिख दूँ मैं आपको, यहीं लिख देता हूँ,
नेहरू। नेहरू जी को क्या मिला? परिषद का उपाध्यक्ष, परिषद का उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। अब बोलोगे कि अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष उसी को बना दिया था संविधान के टाइम पे। किसको बना दिया था? माउंटबेटन को। और विदेशी मामले दे दिया था इनको। भाई देखो, इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। क्या होता है भाई कि नेहरू जी जो थे वो प्रधानमंत्री बनेंगे आगे चल के। इनको विदेशों का मामला, विदेशी मामलों में इनका बहुत अच्छी समझ थी, ठीक है ना। विदेश नीति के मामले में उस समय माना जाता था कि वो बहुत विद्वान आदमी। और गांधी जी इसी वजह से किसी और को पीएम बनाने के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि नेहरू जी ही पीएम बने, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये आदमी कूटनीतिक है, क्योंकि विदेश नीति कूटनीति से चलती है। इस वजह से इसको विदेशी मामले, इनको माफ़ करिए, नेहरू जी को विदेशी मामले मिले और परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया, ठीक है। पटेल भाई, पटेल जी तो जानते ही हो आप कि सब राज्य वाला मामला देखते थे और सभी राज्यों को मिलाया था। बहुत ज़्यादा बीजेपी इसके बारे में बोलती भी है, तो आप लोगों ने सुना भी होगा। तो घर के जितने मामले होंगे वो पटेल जी देखेंगे, मतलब जो राज्य होंगे, राज्यों को कैसे मिलाना कैसे नहीं मिलाना, उनके बीच में सूचना प्रसारण और ये सब, ठीक है, प्रसारण। तो ये सब भी कौन देखेंगे? पटेल जी देखेंगे। फिर अब यहाँ से याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। देखो नाम में क्या लिखा? प्रसाद। और प्रसाद है तो खाने पीने की चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी? बताओ, प्रसाद है तो खाने पीने की चीज़ मिलेगी, तो मिला इनको खाद्य और कृषि। फिर जगजीवन राम, देखो ये नाम से ही यार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गांव के नहीं, अरे भैया वो जगजीवन के खेत में गए थे। तो जो जगजीवन नाम है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत बड़े लोग हैं, मैं इससे मजाक नहीं कर सकते, मैं बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि जगजीवन नाम ही ऐसा है, अरे जगजीवन के खेत में गए थे। तो वो श्रम वाले हैं, इनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला? श्रम मिला, ठीक है, मेहनती आदमी। अरे आज काम कराना, जरा जगजीवन को बुला लेना। तो वो जगजीवन नाम ऐसा है थोड़ा सा कि उनको बुला लेना तो वो काम कर देंगे। ये नाम ही थोड़ा सा काम करने वाले टाइप का लग रहा है, तो श्रम डिपार्टमेंट दे दिया इनको, ठीक है। बलदेव सिंह, बल है तो क्या मिलेगा इनको? रक्षा मिलेगी। अबुल कलाम आज़ाद, अब इसको याद करने के लिए मैंने याद किया कि जैसे अपने प्रेसिडेंट कौन थे पहले? अब APJ अब्दुल कलाम। तो कलाम साहब जो थे वो पढ़े लिखे आदमी थे, तो उनको क्या मिलेगा? शिक्षा। वैसे वो कलाम दूसरे थे, ये कलाम दूसरे हैं, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद लिखा है तो मैंने कहा कलाम है तो इसका मतलब पढ़े लिखे लोग होंगे, और पढ़े लिखे होंगे तो उनको विभाग कौन सा मिलेगा? शिक्षा का, ठीक है। मंडल को विधि से, अब यार ये याद कर लेना, मैं कैसे बताऊँ इसको। और ये विधि अभी अंतरिम सरकार में मंडल जी को मिली है, मंडल को, और बाद में जब स्वतंत्रता के बाद चलेगा तो यही अंबेडकर जी को मिल जाएगा, क्योंकि संविधान में जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? अंबेडकर जी। और फिर उन्हीं को आगे चल के विधि के मंत्रालय दे दिया गया था, विधि का मंत्रालय दे दिया गया, ठीक है। फिर अगला नाम क्या है? लियाकत अली। लियाकत मतलब लिया मतलब पैसे लिया, किसी से पैसे लिया आपने तो लिया वाला आदमी को क्या दे दिया? वित्त दे दिया। याद करने के लिए बोल रहा हूँ भाई, बुरा कोई मत मानना। भाभा के लिए मैंने बोला, देखो भाभा क्या, इसरो की स्थापना किसने करी? तो वहाँ आपको नाम याद देखने को मिलेगा, भाभा। तो भाभा ऐसे हैं जो थोड़ा सा ऊर्जा के संबंधित, काम से संबंधित ना। अब जैसे इसरो आप उड़ाओगे, मैं केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ भाई बस। अब जैसे आपको इसरो में लॉन्च करना है तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? एनर्जी चाहिए तो खान में कोयला निकालो आप, ठीक है। ऊर्जा की ज़रूरत है, कार्य की ज़रूरत है, तो ये सभी चीज़ें किसको मिली? भाभा जी को मिली। आसफ अली, नाम तो आसफ अली है, लेकिन हम इसको याद करने का एक तरीका आपको बताते हैं। हमने गदर मूवी देखी थी, हमने कैसे याद किया आपको बताते हैं। मैंने गदर मूवी देखी थी, उसमें बोलता है आसिफ अली आसिफ अली आसिफ अली, ऐसे 2-3 बार होता जाता है। और उस गदर 2 में गदर में क्या था कि आसिफ अली बोला था, और उसमें ट्रेन भी थी ना, लोग काटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, उसमें ट्रेन भी थी। तो क्या मिला इनको? रेलवे और परिवहन मिल गया, आपको याद रहेगा, ठीक है। फिर अब ये तो अंतरिम सरकार थी, याद कर लेना आप लोग। उसके बाद क्या आ गया? स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। अब ये स्वतंत्र भारत है, जब स्वतंत्र भारत है तो किसको कौन सा मंत्रिमंडल मिला? आइए देख लेते हैं। नेहरू जी को कौन सा मिला? प्रधानमंत्री। और फिर से इनको कौन सा मिलेगा? विदेशी मामले। और क्या मिलेगा? राष्ट्रमंडल उस समय वही जो राष्ट्रमंडल खेल आप सुनते होंगे ना, जिसमें ब्रिटेन जहाँ पे राज किया था उन्हीं को राष्ट्रमंडल बना लिया गया था, कुछ थोड़ा बहुत वैसे ही। और तो वो सब मामले किसके हाथ में थे? नेहरू जी के। वो मंत्रालय किसको मिला? नेहरू जी को। पटेल जी को क्या मिला? वही गृह, सूचना, राज्य के मामले, ठीक है ना, राज्य के मामले। अब भाई वो यही सब देखते ही थे, तभी तो
क्या सब कुछ तो मिला लिया, देश का कोई कोना नहीं बचा, सबको एक कर दिया, चाहे किसी से अच्छे से किसी से लड़ाई करके जैसा भी हो कर लिया सबको। राजेंद्र प्रसाद जी उस समय पे राष्ट्रपति नहीं बने थे, तो प्रसाद नाम है तो इनको खाद्य मिला और कृषि मिली। ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद, मैंने पहले भी बोला कि इनको शिक्षा मिल गया। हाँ, षणमुगम नाम है इनका नाम ऐसा है, शेट्टी से मैं याद किया था कि जो शेट्टी लोग होते हैं वो अमीर होते हैं। पहले तो लियाकत को मिला था जब अंतरिम थी, लिया से पैसा होता है ना, लिया, तो अभी शेट्टी जी को दे दिया गया कि शेट्टी अमीर ज़्यादा होते तो इनको वित्त डिपार्टमेंट दे दिया गया, वित्त मंत्रालय दे दिया गया। ठीक है। फिर अम्बेडकर जी को मैंने बोला कि अम्बेडकर को आपको क्या देना पड़ेगा, विधि, क्योंकि वो संविधान बनाने वाले हैं। विधि मतलब न्याय, तो न्याय के मामले में जितने भी मामले होंगे वो कौन देखेगा, अम्बेडकर जी देखेंगे। जगजीवन राम जी को फिर से वही श्रम दे दिया गया, कहते हैं ना आज काम पे बुला लो जगजीवन को, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल याद करने के लिए। ठीक है, तो वो श्रम मिल गया। बलदेव सिंह को रक्षा मिल गया। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य दिया गया। अब मैंने याद कैसे किया था, तो मैंने याद किया था अमृत का मतलब होता है शरीर के लिए जो अच्छा हो, तो उनको क्या मिला, स्वास्थ्य मिल गया। समझ में आई बात, याद करने के लिए। और वैसे भी ये उन 15 सदस्यीय महिलाओं में थी जो भारतीय संविधान को बनाया जा रहा था। सरोजिनी नायडू हो गई, ये हो गई, तो ये सब लोग वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। और राजकुमारी अमृत कौर जी को क्या मिला था, स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है। और भाभा को इस बार क्या दे दिया गया, वाणिज्य। ठीक है, कुछ तो याद कर लीजिए और कुछ एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि बाकी आपको याद होंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके बारे में बीजेपी बहुत ज़्यादा बात करती है, समझ रहे हैं आप, तो उनको क्या दिया गया था उस समय, उद्योग और आपूर्ति। देखो आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि बीजेपी कैसी पार्टी है, बनिया लोगों की पार्टी है ना, बोलते हैं ऐसे लोग। तो बनिया मतलब उनको उद्योग और आपूर्ति के बारे में नॉलेज होता है, तो उनको उद्योग दे दिया गया और आपूर्ति दे दिया। बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ भाई। ठीक है। और इसमें 15 महिलाएं थी, इस संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, सदस्य थे। ठीक है ना, हाँ याद कर लेना, इधर मैंने लिखा था तो ये हट गया। ठीक है, 15 महिलाएं सदस्य थी संविधान सभा में, जिसमें अमृत कौर और वो जो मैंने अभी नाम लिए थे वो सब। अब इसमें क्या क्या हुआ ये देखिए, आप याद कर लीजिए क्या हुआ। 1934 में पहली बार मानवेंद्र नाथ द्वारा प्रस्तावित किया गया। ऐसी पहली बार जो प्रस्तावना आई, किसी ने प्रस्तावित किया, वो थे मानवेंद्र नाथ जी। वो कौन थे, मानवेंद्र नाथ जी, 1934 में। अब देखिए यहीं से शुरू होती है बात, इसके पहले कोई इस तरीके की बात नहीं कर रहा था। प्रस्तावना किसने पहली बार करी, मानवेंद्र नाथ। ठीक है भाई, मानना पड़ेगा, मानवेंद्र को मानना पड़ेगा। तो इन्होंने पहली बार 1934 में क्या बोला कि भारतीय संविधान सभा होनी चाहिए, भारतीय संविधान बनना चाहिए, ऐसी प्रस्तावना करी। अब जब इन्होंने बोल दिया तो अगले ही साल 1935 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांग कर दी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि वो कौन सा अधिवेशन था। ठीक है, कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन होते थे ना, कौन सा अधिवेशन था और जगह कौन सी थी। ठीक है, ये आप कमेंट करके मुझे बताइए। फिर 38 में 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इम्पॉर्टेंट बात बोली कि वो जो संविधान सभा बनाने वाले लोग होंगे वो कहीं मनोनीत नहीं होंगे, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के बैठा दो, नहीं, पहले चुनाव होगा और जिनको जनता चुन के देगी वही लोग इसका संविधान सभा का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वयस्क मताधिकार के बारे में कब बोला, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा बनाने वाले लोगों के लिए। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव में इसको स्वीकृति मिल गई। 1940 में क्या आया था, अगस्त प्रस्ताव आया था अंग्रेजों द्वारा, और उसमें इस बात को स्वीकृत कर लिया गया कि ठीक है भाई, आप लोग संविधान सभा बनाओ और फिर संविधान का निर्माण कर लो। ठीक है, अब जब संविधान बनेगा तो वो कब से शुरू होगा, 1946 से। ठीक है, 1946 से कैबिनेट मिशन आता है ना, हाँ याद करना जब वो बढ़ाया जाएगा हिस्ट्री, तो कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, और उसके बाद ही ये संविधान सभा की बात शुरू हो जाती है। तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, और उसमें सबसे जो बुजुर्ग आदमी होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको तब तक के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। पहली बैठक 1946 में। 2 दिन बाद निश्चित हो जाता है कि भाई अब कौन क्या कैसे होना है, तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और राजेंद्र प्रसाद जी को प्रसाद मिल गया, इनको स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है,
उसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिस पे पूरा का पूरा संविधान उसी के चारों तरफ घूमता है, वो क्या, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, प्रस्तावना, ठीक है। उसको जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको 13 दिसंबर को, 22 जनवरी दूसरी बात है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए कौन, जवाहरलाल नेहरू जी, और उसी के आसपास पूरा संविधान घूमता है। और फिर 22 जनवरी 1947 को इस बात की स्वीकृति मिल गई। दिसंबर 1946 था ही, अगले साल दिसंबर निपटा, जनवरी आई, 22 जनवरी को क्या मिल गया, 1947 को उसको स्वीकार कर लिया गया, स्वीकृति मिल गई, ठीक है। और ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। और इसको लिखा किसने था, प्रेम बिहारी ने लिखा था। बिहारी आदमी, प्रेम से लिख दिए थे, बिहारी आदमी वैसे भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है ना, तो इन्होंने लिखा था, प्रेम बिहारी जी इन्होंने लिखा था। 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपसे एसएससी या बाकी एग्जाम्स में पूछता है कि कब किसको लिया गया। तो देखो 15 अगस्त को 1947 को हमारा देश आज़ाद हो रहा है, तो उससे पहले भाई झंडा फहराना है हमको 15 अगस्त को, कहाँ पे, लाल किले पे, तो हमको झंडा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो राष्ट्रीय ध्वज हमने अपना लिया कब, 22 जुलाई 1947 को, पहले ही मैंने झंडा अपना तैयार कर लिया, हो गया बात, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब 47 में कुछ नहीं होगा, अब चलते हैं 1950 में। 1950 में हम जैसे ही पहुँचते हैं तो देखते हैं कि भाई हम 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को गणतंत्र हो जाएंगे, मतलब संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। लागू हो जाएगा कि नहीं लागू हो जाएगा, तो उसके पहले हमको क्या चाहिए, संविधान पे हस्ताक्षर चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ, तो संविधान पे हस्ताक्षर कब हुए, 2 दिन पहले, 24 जनवरी 1950 को संविधान पे हस्ताक्षर हो गए। फिर 24 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ कि भाई संविधान बन गया है, संविधान को लागू भी करना है, तो अब संविधान का गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत भी चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ। अब क्योंकि राष्ट्रध्वज तो आपने 15 अगस्त 1947 को कर लिया, फहरा लिया, अब चाहिए राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, तो 24 जनवरी 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपना लिया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को ही प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। राजेंद्र प्रसाद जी को प्रसाद मिला, इनको हर जगह ऊपर ही रखते हैं यार ना, हाँ, प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी से पहले, क्योंकि उस दिन संविधान लागू हो जाएगा और पूरी तरीके से सरकार फंक्शनल हो जाएगी, ठीक है। 26 जनवरी 1950 जिस दिन अपना देश पूरी तरीके से संविधान हो गया, उस दिन मुहर लगानी कि नहीं लगानी उस पर, जो अशोक स्तंभ जैसा होता है ना मुहर, तो वो मुहर लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी, तो वो राज्य चिन्ह उसी दिन अपने देश ने चुन लिया, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया, मतलब इसको अडॉप्ट कर लिया। फिर 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया। अब भाई जब अपनी सरकार बन गई, संविधान लागू हो गया, तो चलो अब सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कर देते हैं 28 जनवरी 1950 को, ठीक है भाई, याद कर लेना, और 1-2 बार आप देख लेंगे तो आपको याद हो भी जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछता है कि कौन सी समिति किसके पास थी, ठीक है, कौन सी समिति किसके पास थी। तो अब जो राजेंद्र प्रसाद जी, इनको तो प्रसाद मिलना ही है, तो प्रसाद में क्या मिला, इनको कौन कौन सी समितियां मिली, भाई ये संविधान बनाते टाइम जो समितियां थी ना, उनके अध्यक्ष चुने गए थे सबके, ये संविधान के टाइम की बात है ना, संविधान बनाते समय, उस समय की बात है। तो किसको कौन सा अध्यक्ष बनाया गया, तो राजेंद्र प्रसाद को वित्त कि भाई पैसा वैसा जुगाड़ करो कि कहाँ पे कितना लगना है, संचालन कैसे होगा, भाई उसमें सभाएं बैठती थी ना, हाँ, और डिस्कशन होता था, तो उसका जो संचालन करेंगे वो कौन, प्रसाद जी करेंगे। प्रारूप नियामक, जो प्रारूप होगा उसका वो कैसा होगा, ये भी कौन देख रहा था, राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे। प्रारूप समिति, ये प्रारूप के नियम बनाने की बात थी, और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उनको अम्बेडकर जी को, इसमें 7 लोग शामिल थे, ठीक है ना, 7 लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी, और यही पूरा क्या कि कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से क्या नहीं लेना, संविधान का पूरा लेखा जोखा जुगाड़ पानी जितना भी जहाँ से लेना था, उसकी ड्राफ्टिंग कौन कर रहा था, प्रारूप कौन तय कर रहा था, अम्बेडकर जी तय कर रहे थे, ठीक है। 7 लोग इनके साथ थे। अब कृपलानी जी, इनके ऊपर कृपा होगी, कृपा होगी तो क्या मिलेगा, इनको झंडा बना दिया जाएगा, मतलब झंडा समिति के अध्यक्ष बना दिया जाएगा। और मूल अधिकार की उप समिति, उप मैंने लिखा है, ठीक है, हाँ,
पूरी समिति नहीं, उप समिति। तो मूल, क्योंकि मूल अधिकार तो बेसिकली पटेल जी को मिला है, मूल अधिकार किसको, मौलिक अधिकार किसको मिला, पटेल जी को, लेकिन उप समिति किसको मिला, कृपलानी जी को, झंडा कृपलानी जी को। पूछ लेता है एग्जाम में डायरेक्ट, तो याद रख लेना। अच्छा, नेहरू जी को फिर वही संविधान, संघीय संविधान। देखो ये क्या बनेंगे, पीएम बनेंगे ना, हाँ, तो इनको संघ मतलब यूनियन का मामला, सेंटर का मामला देखना है ना, हाँ, तो यूनियन का मामला देखना है, तो इनको क्या मिला, संघीय संविधान की समिति, और राज्यों के लिए समिति, और संघ शक्ति की समिति। ये जो समितियां थी किसको मिली, जवाहरलाल नेहरू जी को मिल गई। अब पटेल जी के बारे में आते हैं, प्यारे पटेल जी, जो कि गृह का मामला देखते हैं, और गृह के अंदर में सब क्या क्या आता है, प्रांत, और प्रांत में जो लोग रहते हैं उनको मौलिक अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। और ये मौलिक अधिकार कहाँ से आए, रूस से आए, ठीक है ना, इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे। नहीं, मौलिक अधिकार रूस से नहीं आए, माफ़ करिए, अमेरिका से आए। कहाँ से आए, अमेरिका से, माफ़ करिए, अमेरिका से आए। चलो आगे पढ़ेंगे। एसटी, भाई एसटी लोगों के बारे में, अल्पसंख्यक लोगों के बारे में भी कौन देखेगा, ये सब घर का मामला है ना, पटेल जी देखेंगे। पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया क्या देखेंगे, सदन, सदन वही लोकसभा राज्यसभा जैसा जो सदन होता है ना, जहाँ पे सब लोग बैठते हैं, उस सदन समिति के अध्यक्ष कौन है, पट्टाभी सीतारमैया। और संविधान सभा के कार्यों को कौन देख रहा है, जीवी मावलंकर जी। कौन देख रहा है संविधान सभा के कार्यों को, भाई काम भी तो देखने हैं, उसके मैनेज करना है, तो वो जीवी मावलंकर जी देख रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं संविधान के स्रोत मतलब कहाँ से क्या लिया गया। भाई सब कुछ अपने पास तो था नहीं, दुनिया के सभी बेस्ट चीज़ें ढूंढ के अपने संविधान में डाली गई हैं। और ये काम कौन कर रहा था, प्रारूप समिति, और उसमें 7 लोग थे, उसमें कौन थे, मेन कौन थे, अम्बेडकर जी, ठीक है। इसी वजह से संविधान का निर्माता भी कहते हैं उनको। ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया से याद करना पड़ेगा यार, समवर्ती सूची थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे 3 चीज़ें होती हैं, 1 2 3, तो इसमें सेंटर की सरकार काम करेगी, इसमें स्टेट की सरकार काम करेगी, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों काम करेंगे। जैसे मैं तुमको एग्जांपल से समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे है रक्षा, ठीक, विदेशी मामले, तो विदेशी मामले कौन देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती कि नहीं देखती, कोई स्टेट गवर्नमेंट शामिल होती है उसमें, नहीं। स्टेट गवर्नमेंट क्या देखती है, मान लो पुलिस, ठीक है, मान लो पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, तो पुलिस स्टेट की होती है कि सेंटर की होती है, स्टेट की होती है। और जैसे ये हो गया, इसमें मान लो टीचर, तो मुझे याद नहीं है कंफर्म, लेकिन टीचर का शायद 60% कौन देता है, 60% देता है शायद सेंटर, और 40% सैलरी कौन देता है, स्टेट। ऐसा ही है, शायद उल्टा हो, आप चेक कर लेना एक बार। लेकिन टीचर की सैलरी जो शिक्षा है वो उसमें सेंटर भी शामिल होती है और स्टेट भी शामिल होता है। तो मैं ये एक्चुअली क्या बता रहा हूँ कि जो 3 सूचियाँ होती हैं, तो उसमें ये आया समवर्ती सूची कहाँ से आया, ऑस्ट्रेलिया से आया, पहली चीज़ तो। और इसमें एक सूची होती है जो संघ सूची होती है, जिसमें केवल केंद्र सरकार नियम कानून बना सकती है, ठीक है, ये संघ सूची हो गई। एक समवर्ती सूची हो गई, एक राज्य, ठीक है, तो राज्य सूची हो गई। तो जिसमें राज्य है उसमें राज्य कानून बनाएगा, जिसमें सेंटर का वो सेंटर बनाएगा, और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें सेंटर और राज्य दोनों बनाएगा, लेकिन सेंटर का जो पलड़ा होता है वो भारी होता है, सेंटर का जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ब्रिटेन भाई हमसे पहले क्या था, वहाँ पे देखा नहीं था, संसद था, सचिव था, तो वहाँ पे जो संसदीय रूप है वो ब्रिटेन से लिया। द्विसदनात्मक मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये दोनों राज्यसभा, इनके बारे में अभी थोड़ी देर में क्लियर कर देंगे ये है क्या। तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं वहाँ पे ब्रिटेन में, तो वो भी हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। एकल नागरिकता, ये भी हमने ब्रिटेन से ली। ब्रिटेन में एक नागरिक है तो हर जगह का एक ही नागरिक है, मतलब हमारे ऐसा नहीं होगा कि यूपी का नागरिक है तो उसके लिए अलग नागरिकता, बिहार का है तो अलग, राजस्थान का है तो अलग, नहीं, सबके लिए एकल नागरिकता। तो ये भी हम कहाँ से लेके आए, ब्रिटेन से लेके आए। और विधि का शासन होगा, जो शासन होगा वो विधि के हिसाब से होगा, जबकि ब्रिटेन में लिखित नहीं है, लिखित कानून नहीं है ना, हाँ शायद नहीं है, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ तो, लेकिन वहाँ विधि का शासन है, मतलब न्यायपूर्ण शासन होगा। तो ये भी कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। कनाडा, जो अभी बीच में बहुत सारे मामले आ रहे हैं खालिस्तानी लोगों को लेकर कि वहाँ पे मारे जा रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ से संघीय ढांचा लिया गया। संघीय ढांचा का मतलब जैसे अपना जो देश है वहाँ पे संघ है, राज्यों का संघ, क्या बोलते हैं, राज्यों का संघ, ऐसे बोलते हैं ना। अपना देश क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ।
तो जो संघीय ढांचा है, जिसमें कि ऐसा नहीं है कि कल को उत्तर प्रदेश कहेगा कि नहीं नहीं हमको भारत के साथ नहीं रहना, अलग होना है, ऐसा नहीं है। राज्य अलग नहीं हो सकते, इन सभी राज्यों को मिला के एक संघ बनाया गया। तो अपना ये जो संघीय ढांचा है ये हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। आयरलैंड, इसको मैं याद करने के लिए बताता हूँ। आयरलैंड क्या है कि बहुत ही आयरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, आप देखते होंगे कोई भी इंडेक्स आती है तो उसमें टॉप करते हैं ये सब, है ना, बहुत अच्छे होते हैं। तो आयरलैंड क्या है कि वो उनकी सरकार ना लोक कल्याण के लिए काम करती है। मैं बताता हूँ, वहाँ पे जैसे मान लीजिए आपकी नौकरी नहीं लगी, तो फिर नौकरी नहीं लगी तो आपको बेरोजगारी भत्ता देते हैं, और इतना देते हैं कि 1.5-2 लाख रुपए पर महीने। बताओ, नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब वहाँ सरकार लोक कल्याण के लिए काम करती है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने के लिए, रोजगार देना, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आए, आयरलैंड से। और ये हैं क्या, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं बेसिकली किसी भी सरकार को, किसी भी राज्य को, उसकी सरकार को वो सभी तरीके बताती है कि किस तरीके से आप लोक कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है ना, सब अच्छी चीज़ें इसी में लिखी हुई हैं कि सरकार को लोगों को रोज़गार देना चाहिए, सरकार को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, सरकार को सबको बराबर का न्याय देना चाहिए। ये सभी वैसे तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये लिखा है तो सरकार इन पर ध्यान देती भी है और इन्हीं के हिसाब से काम भी करती है। तो ये आयरलैंड से लिया गया। फ्रांस क्या है भाई, जो फ्रांस है ना, फ्रांस और जर्मनी के बीच में हो रहा था युद्ध। तो फ्रांस को क्या चाहिए था भाई, जर्मनी सबके ऊपर हमला बोली हुई थी ना उस टाइम पे, जिस समय नाजी थे, ठीक है, हिटलर था वहाँ पे। तो फ्रांस को चाहिए था सपोर्ट अपने देश के लोगों से। तो उन्होंने क्या किया, देश में स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया कि भाई सब लोग स्वतंत्र हैं और सब लोग समान हैं और सबके बीच में भाईचारा है। तो स्वतंत्र हैं, समान हैं, बंधुत्व हैं, ये बात जो हमारे प्रस्तावना में मिलती है, हमारी प्रस्तावना है ना, संविधान में जो प्रस्तावना है, तो वो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आया, कहाँ से आया, फ्रांस से आया। जर्मनी और फ्रांस के बीच में था ना युद्ध, तो ये याद करने के लिए मैंने बता दिया। जापान की कहानी बताते हैं आपको, ठीक है, याद हो जाएगा। जापान में मैंने एक बार देखा था कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकी और सब लोग लाइन से खड़े हुए थे चढ़ने के लिए, बिल्कुल लाइन से, एक के पीछे एक। ऐसा नहीं कि वहाँ पे पुलिस है, कोई डंडा लेके खड़ा है, नहीं, अपनी तरफ से इतना वो लोग अवेयर होते हैं। और तब तक कोई गाड़ी में नहीं चढ़ा जब तक उस गाड़ी से उतरने वाले सभी लोग उतर नहीं गए। अपने यहाँ क्या होता है कि उतर पाए ना उतर पाए, चढ़ने वाले पहले। एक तो जनसंख्या बहुत है, ठीक है ना, हमने जनसंख्या बढ़ाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो क्या होता है कि वहाँ पर लोग खुद अवेयर होते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है, वहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है, ठीक है। मतलब वहाँ अपनी तरफ से ही लोग विधि विधान पे बहुत ध्यान देते हैं, न्यायपूर्ण रहते हैं। तो जापान से हमने क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो भी काम बनाया जाएगा, जो भी काम किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा, विधि के हिसाब से किया जाए। तो ये जापान से लिया गया। अमेरिका भाई बहुत पहले स्वतंत्र हो गया था, तो जब स्वतंत्र हो जाएगा तो वहाँ के लोग ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, तो वो अपने अधिकारों के बारे में लड़ेंगे। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। वो लोग पहले ही मूल अधिकार ले लिए थे ना। स्वतंत्र न्यायपालिका, अब लोग अवेयर होंगे तो न्यायपालिका भी कैसी होगी, स्वतंत्र होगी। मतलब लोगों को न्याय स्वतंत्र मिलेगा, सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। और राष्ट्र देखो, दूसरे देशों के एक प्रधानमंत्री होते हैं, कोई क्या होता है, आपने सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप का, बराक ओबामा का, जो बाइडेन का। ये कहाँ के राष्ट्रपति होते हैं, अमेरिका के। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कहाँ के होते हैं, अमेरिका के। तो इनको हटाने के लिए जो नियम कानून होने चाहिए वो कहाँ होंगे, अमेरिका में। तो हम भी कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से। हमारे संविधान में कहाँ से आया, अमेरिका से आया। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका क्या है, जहाँ पे नेल्सन मंडेला जी थे, जो अपने गांधी जी को बहुत मानते थे, ठीक है। तो वहाँ पे संविधान संशोधन मैंने वहाँ से लिया, संविधान संशोधन लिया। और वहाँ से राज्यसभा सांसद होते हैं जो, ठीक है, राज्यसभा। और इसके बारे में यार कैसे बताऊँ आपको, चलिए अभी जगह मिलेगी तो कहीं बता देते हैं कि ये कैसे काम करता है। एक लोकसभा होती है जो चुनाव देकर, वोट देकर हम लोग भेजते हैं सांसदों को, वो लोकसभा में बैठते हैं जिसको लोअर हाउस बोलते हैं। और जहाँ जो हर राज्य से कुछ लोग चुनकर भेजे जाते हैं वो राज्यसभा में बैठते हैं। राज्यसभा वाले लोग अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं, तो उनको वहाँ पे राज्यसभा में बैठते हैं, वो उसको उच्च सदन भी बोलते हैं। तो ये राज्यसभा सांसदों संविधान संशोधन जो मामला है ये दक्षिण अफ्रीका से आया है, ठीक है। सोवियत संघ अब तो रह नहीं गया, 1991 में शायद हट गया था, 1991 ही था, हाँ 1991 ही था शायद। जहाँ पे रूस के साथ उस समय पे तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ये सभी किसमें रहते थे, रूस के साथ रहते थे, एक संघ रहता था, ठीक है। लेकिन फिर वो विघटित हो गया, सब हट गया, दूर दूर हो गया, अब केवल रूस बचा हुआ है। तो सोवियत संघ उस टाइम पे हुआ करता था, वहाँ से हमने क्या लिया, मूल कर्तव्य लिया। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
हाँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, यार ये गलत नहीं, एक सेकेंड, राजनैतिक न्याय। देखो इसके बारे में आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। क्या है भाई, जो सोवियत संघ है दरअसल वो कैसे काम करता है। सोवियत संघ जो है उसकी मूल धारणा ये थी कि वहाँ पर जैसे अपने यहाँ क्या होता है, पहले समझा देता हूँ थोड़ा सा। अपने यहाँ पे कुछ कंपनियाँ सरकारी ओन्ड भी हैं, मतलब सरकारी भी हैं, और कुछ प्राइवेट भी हैं। तो इस तरीके की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, जो वो लोग थे, वो लोग दरअसल क्या बोलते हैं उनको, कम्युनिस्ट बोलते हैं शायद। हाँ, कम्युनिस्ट लोगों का मानना होता है कि सब कुछ सरकार के हाथ में दे दो, सब कुछ सरकार के हाथ में। और वो भी सरकार के हाथ में कैसे, कि सभी लोगों को बराबर का न्याय मिले। बराबर का न्याय मिले का मतलब, एक कंपनी है मान लीजिए, उसका कोई ओनर नहीं होगा, उसके सभी लोग ओनर होंगे, सभी लोग अपने अपने हिस्से का काम करेंगे। बात समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से पता नहीं कितना फिजिबल है, कितना है, कितना नहीं, बड़ा मुश्किल लगता है यार ऐसे होना। लेकिन खैर अपने को क्या करना है, याद करना है। तो वहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ था, सोवियत संघ में। तो वहीं से अपनी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को जोड़ा गया, और वहीं से मूल कर्तव्य, और वही जो मैंने समझाया आपको कि कंपनी में कोई भी किसी एक की कंपनी नहीं होगी, सबकी होगी। तो सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे। भाई अब जब पता है कि सबका है तो कोई ढीला ढवाली नहीं करेगा, कोई हीला हवाली नहीं करेगा, सब लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तभी तो कंपनी अच्छी चलेगी, वरना चलेगी नहीं। तो मूल कर्तव्य हो गए आदमी के। तो मूल कर्तव्य जो होंगे वो कहाँ के लोगों को होंगे, सोवियत संघ, रूस के होंगे। तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी वहाँ से लिया, और मूल कर्तव्य भी कहाँ से लिया, सोवियत संघ से। अच्छा, जर्मनी में तो जानते ही हो हिटलर था। तो हिटलर क्या करेगा, आपातकाल लगाएगा। तो हमने आपातकाल कहाँ से ले लिया, जर्मनी से ले लिया। हो सकता है आप लोगों को अभी याद ना हुआ हो, लेकिन एक दो बार इसको सुनेंगे और फिर से अपनी तरफ से याद करेंगे तो मेरी बातें याद आएंगी कि क्या बताया था भैया ने। ठीक है, अब आते हैं संविधान में कहाँ से क्या लिया गया, ये तो देख लिया हमने। अब प्रस्तावना, संविधान लिखा गया तो सबसे पहले प्रस्तावना को कब किया गया था, याद है आपको, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्ताव दिया। और पास कब हो गया, 22 जनवरी, याद आ रहा है कुछ, 22 जनवरी 1947 को, ऊपर पढ़ा चुका हूँ, को पारित हो गया, मान लिया गया, सबने इसको एक्सेप्ट कर लिया। 22 जनवरी 1947 को, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पीछे पढ़ाया। इसको संविधान की कुंजी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने जो उसमें लिखा था वो लगभग उसी के चारों तरफ घूम घूम के अपना संविधान है, वैसा ही है, जिसमें कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, इन सभी की बात करी गई थी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब बातें उसमें करी गई थी। तो अपना संविधान लगभग उसी के इर्द गिर्द घूमता है। जो प्रस्तावना है उसमें संविधान केवल एक बार संशोधन हुआ है, 1976 में संविधान संशोधन हुआ, जो 42वां संविधान संशोधन था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, पहले ये नहीं थे। तो पेपर में आपसे पूछ लेगा कि बाद में कौन से जोड़े गए, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए। भाई बाद में समाजवादी हो गए, बाद में धर्म के बाद। दरअसल इस समय हुआ क्या ना, कुछ थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि उस समय पे इमरजेंसी बहुत चल रही थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी ना, तो इमरजेंसी और वो ये वाला माहौल चल रहा था। तो फिर जब ये 42वां संशोधन हुआ तो उसमें समाजवादी, मतलब लोगों को समाज के प्रति, जो सरकार है वो समाजवादी होगी, ठीक है ना, समाज के प्रति होगी। पंथ निरपेक्ष होगी, मतलब किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। अखंड होगी, मतलब भारत अपना अखंड राज्य है, इसमें कोई खंड नहीं है। तो ये बात 42वें संशोधन में 1976 में जोड़ी गई। ठीक है, तो याद कर लेना ये आप लोग। और कुछ बताने वाला है इसमें, और भी 42वें संशोधन में बहुत, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैसे लिखूँ इसको, हिंदी में क्या लिखेंगे, कोई बात नहीं, मैं मिनी लिख देता हूँ, मिनी संविधान बोलते हैं। ठीक है, इसी 42वें संशोधन को क्या बोलते हैं, मिनी संविधान। इतना कुछ इसमें जोड़ा गया था, बहुत सारा आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वो खैर अपने मतलब का नहीं है, तो इसको मिनी संविधान भी बोलते हैं। अब प्रस्तावना होगी तब सीधा बात आती है अनुच्छेद पे, अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक, 1 से लेकर 395 तक। ये जब संविधान बना था अपना ना, तो इतने ही थे। उसके बाद कई सारे संशोधन हुए, लेकिन ये बढ़ाए नहीं गए, इन्हीं में से जोड़ते गए। जैसे
51 है तो 51 का का जोड़ दिया, खा जोड़ दिया, गा जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ के बढ़ाया, लेकिन संख्या 395 के आगे नहीं ले गए। और पहले कितनी 8 अनुसूची होती थी, 8 अनुसूची, फिर बाद में अब कितनी हो गई हैं, 12 हो गई ना, हाँ अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, कैसे हुई ये सब आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी अनुच्छेद अपने हैं 1 से 95 तक, और भाग कितने हैं, भाग हैं 22 भाग हैं। तो पहला भाग क्या है, पहला भाग है ये जिसमें क्या आता है, संघ और राज्य क्षेत्र। मतलब जो संघ जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, इसमें क्या है, केंद्र की डायरेक्ट सरकार है। ठीक है, और राज्य क्षेत्र जैसे अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो ये सभी क्या हैं, राज्य हैं। तो ये संघों और राज्यों के बारे में कौन कैसे रहेगा, कैसे तोड़ना है, कैसे बनाना है, कौन से दूसरे, जैसे कहीं से युद्ध हुआ, जीता आपने तो उसको राज्य बनाना है कि संघ बनाना है, ये सब कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। तो ये भाग नंबर 1 हो गया, इसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर नागरिकता कौन ले सकता है, कौन भारत का नागरिक हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, इसके बारे में भाग नंबर 2 में लिखा हुआ है, और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच में। ठीक है, अब नागरिकता मिल गई, जब नागरिकता मिल गई तो तुम मूल अधिकारों की बात करोगे कि नहीं, भाई आदमी आया नागरिक हो गया भारत का, तो अब मूल अधिकार चाहिए, तो मूल अधिकार किसमें है, भाग नंबर 3 में। और भाग नंबर 3 कहाँ से कहाँ तक चलता है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। इसमें जो इंपॉर्टेंट है बीच में वो मैं पढ़ा देता हूँ, कुछ थोड़ी थोड़ी ट्रिक भी समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो जैसे 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, पेपर में पूछे ना पूछे, और पूछ भी लेता है। ठीक है, 13 के मामले में क्या लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 13 के मामले लिखा हुआ है कि मूल अधिकार से असंगत विधियां शून्य। मतलब जो भी मूल अधिकार के खिलाफ होगा वो कोई भी विधि या विधान शून्य माना जाएगा। कल को कोई विधि मान लो आप बना दो, केंद्र सरकार बना दे कि अब तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, अब आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते, तो यार ये तो गलत बात है, तुम्हारा मूल अधिकार जो मौलिक अधिकार उसका हनन हो जाएगा, तो वो अपने आप शून्य हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो मूल अधिकार के असंगत कोई भी विधि नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, अब उसके बाद आता है 14 से 18। 14 से 18 क्या होता है, समानता का अधिकार। अच्छा, इसको मैं याद करा देता हूँ, 14 से लेकर 18। 14 में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 4, और 14 में ये 4 जोड़ दो तो कहाँ पहुँच जाओगे, 18। ठीक है, 14 में 4 जोड़ दोगे तो कहाँ तक पहुँच जाओगे, 18 तक। तो 14 से लेकर 18 तक आपको क्या मिलना है, समानता का अधिकार। काहे का समानता, जब 14 में पहुँचे तो पता चला कि कानून के समक्ष समानता चाहिए, कानून के समक्ष, कानून के सामने। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर आदमी है तो उसको दूसरा कुछ, गरीब आदमी है तो कोई दूसरा कुछ, नहीं, कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, तो कानून के समक्ष सबको समानता का अधिकार है। 15 में आर्टिकल 15 मूवी आई थी, आप लोग याद करना, उसमें धर्म, जाति, नस्ल, काला है कि गोरा, ऊपर ऊंच है कि नीच, हिंदू है कि मुस्लिम, इसके आधार पर समानता रखी जाएगी, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा आर्टिकल 15 में, अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में क्या है कि रोजगार, 16 साल से तुम रोजगार मांगने लग जाओगे, है ना, 18 साल में मांगो नहीं, 16 साल। तो 16 अनुच्छेद में क्या है, रोजगार, और रोजगार वो भी कहाँ पे, सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब जो सरकारी संस्थाएं। अब मान लो कल को मैं अपनी दुकान खोलूँ, ठीक है, मैं अपने घर वालों को रखूँगा कि किसी बाहर वाले को रखूँगा, आप दबाव थोड़े डाल सकते कि नहीं अपनी दुकान में 1 SC रखना है, 2 OBC रखना है, 3 जनरल रखना है। ये केवल कहाँ पे हो सकता है, जो सार्वजनिक है, जो गवर्नमेंट ओन्ड है, जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं या जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, उसमें रोजगार में समानता रहेगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उसमें समानता का अधिकार आपको कहाँ से मिलता है, 16 में। 17 में आपको अस्पृश्यता, जो इस वो मतलब क्या बोलते हैं, छुआछूत, ठीक है, छुआछूत मतलब किसी को ये नहीं कहोगे कि नहीं ये नीच है, ये वैसा है, उसको छुएंगे नहीं, ये नहीं, ये गलत है, ये समानता का अधिकार का उल्लंघन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो खैर बहुत सारा अभी तो पढ़े लिखे लोग हो गए तो समझने भी लग गए, लेकिन होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, 18 में क्या हुआ, उपाधियों का अंत हो गया, उपाधियों का अंत हो गया। किसी को राजा नहीं बोला जाएगा, किसी को महाराजा नहीं बोला जाएगा। अब कोई बोलने लग जाए अलग बात है, लेकिन किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। कुछ सेना में जो मेडल होते हैं, उपाधियाँ होती हैं, वो अलग है, बाकी किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 14 से 18। अब आते हैं 19 से 22। अब 19 में ट्रिक क्या है कि 19 में लास्ट में क्या लिखा है भाई, लास्ट में लिखा है 9। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, या 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है, 3। मैथ इसमें भी लगा दी मैंने।
तो 19 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 22। तो 19 से लेकर 22 तक क्या मिल रहा है आपको, स्वतंत्रता का अधिकार। अभी क्या मिल रहा था ऊपर, माफ़ करिए, ऊपर क्या मिल रहा था, समानता। अब क्या मिल रहा है आपको, स्वतंत्रता। अब आपको क्या मिल रहा है, स्वतंत्रता मिल रहा है। तो स्वतंत्रता का अधिकार में आपको स्वतंत्रता में क्या क्या मिल रहा है, देखो 19 में मिल रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आज़ादी। आपको बोलने की आज़ादी, ऐसा नहीं है आप देखो पीएम को भी क्रिटिसाइज़ करते हो, गाली नहीं दे सकते, वो एक गलत चीज़ है, लेकिन आलोचना कर सकते हो आप। देश में कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोल सकते हो। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है आपको आर्टिकल 19 के तहत। संगठन बना सकते हो अपना, कहीं भी विचरण कर सकते हो, आ जा सकते हो, घूम सकते हो, ये सब किसके तहत आता है, अनुच्छेद 19 के तहत। अब 20 में क्या हुआ, 20 में दोष सिद्धि हो गया, अभिव्यक्ति हुई, आपने कुछ बोला है ना, 19 में अभिव्यक्ति भी, आपने कुछ बोला, आपको सरकार ने क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। अब जेल में बंद कर दिया तो आपका दोष है कि नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए आपके पास अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार 20 में, अनुच्छेद 20 में, कि अब जाके आप ये सिद्ध कर सकते हो कि मैं दोषी नहीं हूँ, सरकार गलत है, तो आपको वहाँ से छूट मिल जाएगी। ठीक है। 21 में क्या है भाई, 21 साल के हो जाते हो तो आप शादी वादी कर लेते हो ना, हाँ, तो शादी का भी अधिकार इसी में मिलता है 21 में। मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, प्राण और दैहिक, भाई वो भी तो है, शादी करना भी तो हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, शादी करनी है, तो क्या होगा, वो 21 में आएगा, अनुच्छेद 21 में आएगा। तो प्राण और दैहिक, ये जो जितने भी इस तरीके के होंगे, जैसे मान लीजिए ये पूछ लेता है कभी कभी कि जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है, आधार कार्ड में आपकी जो चीज़ें लगाई गई हैं, मतलब आपकी जो सूचनाएं डाली गई हैं आधार में, वो लीक हो जाएं, तो वो आप उसके खिलाफ कहाँ जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, क्या बोल के कि हम आर्टिकल 21 के तहत हमारी जो सूचना है वो सार्वजनिक की गई या उसके साथ छेड़छाड़ किया गया, तो वो हमारे खिलाफ है, प्राणों के या हमारी अपने उसूलों के खिलाफ है। ठीक है, हाँ, तो प्राइवेसी ये सब भी किस में आता है, 21 में आता है। और 21A देखो, बोला था मैंने कि अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन कुछ जोड़े गए, इसका मतलब ये पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार, 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को आपको शिक्षा देनी ही देनी है, यह 21A में है। और ये इसके लिए संशोधन हुआ, 86वां संशोधन 2002 में, 2002 में। ठीक है, हम दो हमारे दो, 2002 में 86वां संशोधन हुआ, जिसमें ये बोला गया कि हम सबका कर्तव्य है कि 5 से 14 तक के बच्चों को पढ़ने भेजें, और हमारा अधिकार भी है, जैसे हमारे बच्चे के लिए कोई स्कूल नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई स्कूल ही नहीं है, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार फ्री में व्यवस्था नहीं कर रही है, तो उसको निःशुल्क करनी पड़ेगी, निःशुल्क व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो 21A में, ठीक है, ये भी निपट गए। अब आप 23-24 को याद कर लो, इसमें शोषण के विरुद्ध है, इसमें क्या है, शोषण के विरुद्ध है। ठीक है, तो 23 में देह व्यापार, जैसे नहीं बच्चियाँ अपहरण होता है और फिर बेच दी जाती हैं, तो उनसे देह व्यापार कराया जाता है। ठीक है ना, अरे बहुत गलत होता है यार बड़े शहरों में। तो ये दो देह व्यापार है, इसके विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध आप कहाँ जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, किस अनुच्छेद के तहत, 23 के तहत। अब जब देह आपका शरीर बच गया बच्चियों का, तो फिर आपका क्या हुआ, 24 आया। 24 में क्या हुआ कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप काम पर नहीं रख सकते। हम मजबूरी में करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अधिकार है उनका कि कोई ज़बरदस्ती उनसे नहीं करवा सकता। 14 साल की कम उम्र के हैं तो उनसे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। तो 23-24 इसमें निकल गया। फिर आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। जितना भी देश में इस समय, देश में या दुनिया में धार्मिक कट्टरता है ना, क्या ही बताऊं यार, मतलब मन बड़ा खट्टा हो जाता है, दुखी हो जाता है कि देखो इजराइल में देखो या अपने देश में देखो, है ना, जय श्री राम नाम बोल के किसी की हत्या कर देते हैं, है ना, और कोई मुस्लिम है उसके धर्म के बारे में कुछ बोल दो तो वो सर तन से जुदा कर देता है। मतलब क्या ही चल रहा है यार, बहुत गलत है। खैर हम लोग भटकेंगे नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक। अब देखो 25 से 28 कैसे याद करोगे, 25 में 5 और 2 के बीच में गैप कितना है, 3, तो वही 3 आगे बढ़ा दो तो कितना हो जाता है, 28। तो 25 से लेकर 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म कर्म इन सब के लिए स्वतंत्र होते हो आप, कि हम पूजा करें ना करें, क्या करें, ये सब किस में आएगा, धार्मिक स्वतंत्रता में आएगा 25 से लेकर 28 तक। 29 में क्या आएगा, ये संस्कृति के बारे में, जैसे
जैसे मतलब हिंदू लोग हैं तो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, मुस्लिम हैं अपने, सिख हैं अपने, अंग्रेज हैं अपने, तो जो संस्कृति के बढ़ावा आएगा वो किस में आएगा, 29 में आएगा। 30 में क्या होगा मेरे भाई, 30 में होगा शिक्षा, अपनी शिक्षा। मतलब जैसे हम हिंदू लोग गुरुकुल को मानने लगे, कहें कि हम कल से गुरुकुल बनाना चाहते हैं तो बनाओ ना, कौन मना किया हुआ है। मुस्लिम लोग कहेंगे कि हम मदरसा बनाएंगे तो बनाओ ना। तो ये सब शिक्षा है, शिक्षा और संस्कृति के लिए 19 और 30 को रखा गया। ठीक है, इसका अपना कर सकते हैं हिसाब किताब। ये जो 31वां था भाई, अब ये हो गया है ख़त्म। ठीक है, अब इसको क्या बना दिया गया है, एक लीगल राइट बना दिया। पहले ये मौलिक अधिकार था, ये सब मौलिक अधिकार ही तो बता रहे हैं, 35 तक मूल अधिकार हैं। तो 31 में संपत्ति का अधिकार था, क्या था, संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा के 300A में लीगल कर दिया गया। मतलब हाँ लीगल है, लीगल राइट है आपका, लेकिन अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया। मौलिक अधिकार में क्या होता है कि मौलिक अधिकार को लेकर आप कोर्ट चले जाओगे तो कोर्ट दिलाएगा आपको ज़मीन, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो 300A में चला गया और ये कब गया, 44वां संशोधन हुआ 1978 में, संपत्ति का अनुच्छेद, मतलब संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, अब ये चला गया 300A में। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संवैधानिक उपचार इतना इम्पोर्टेंट है कि हर अपना मूल अधिकार कोई भी हनन होगा तो उसके लिए कोर्ट जाओगे, तो कोर्ट जाने के लिए आपके पास कौन सा अनुच्छेद आपको सहारा देता है, 32 संवैधानिक उपचार। पहला कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा कौन है, परमादेश। तीसरा कौन है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। 5 तरीके की रिट होती हैं, रिट जो जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, उसी के पास तो जाते हैं हम लोग अपने अधिकारों का हनन होने पे। तो वो 5 तरीके के रिट कर सकता है। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कल को आप पुलिस आपको उठा ले, तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन आपको कोर्ट में नहीं लेके जा रही, नहीं, 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट के सामने ले जाना पड़ेगा। तो वही इसी तरीके से परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट रिट देकर देता है। ठीक है, आर्टिकल 33 अनुच्छेद में क्या है कि संसद मूल अधिकार पे परिवर्तन कर सकता है। जो संसद होती है ना, अपने संसद आप जानते हो कि नहीं, लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, जो दिल्ली में बैठते हैं, ये 2 होते हैं, तो यही संसद है। राष्ट्रपति भी होता है इसमें, उसको भी मानते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, वैसे तो राष्ट्रपति अपने यहाँ के बस ऐसे ही हैं कि पीएम के बिना कोई काम नहीं होता उनका, लेकिन ठीक है, प्रथम नागरिक होते हैं अपने देश के। तो 33 में क्या लिखा है, संसद मूल अधिकार परिवर्तन शक्ति। ठीक है, संसद को ये अधिकार होता है कि वो मूल अधिकारों में इधर उधर परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका जो मेन उद्देश्य है वही ख़त्म कर दो, नहीं। 35 में क्या है, आर्टिकल 35 में कुछ विशेष मूल अधिकार हैं जो संसद के पास होते हैं। ठीक है, जैसे संसद में कुछ चीज़ें आप कर सकते हो वो बाहर नहीं कर सकते। ठीक है ना, हाँ, तो संसद में जो वहाँ के सांसद होते हैं उनको कुछ मूल विशेष अधिकार होते हैं, वो आर्टिकल 35 के तहत। ठीक, अब चलते हैं 36 से 51। 36 से 51 तीसरा भाग नहीं, अब आ गया भाग कौन सा, 4, भाग 4 आ गया। और 36 से 51, अब ये याद करने का तरीका वैसे मैं बता देता हूँ कि 51 को क्या लिख सकते हो, 15, 5 1 को 1 5, और 36 में 15 जोड़ दोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, 51 पे पहुँच जाओगे। तो इसमें नीति निर्देशक, वही जो ये नीति निर्देशक भाई कहाँ से लिया था, आयरलैंड से, याद आया, आयरलैंड से लिया था। बताया था ना कि आयरलैंड मानव कल्याण के लिए बहुत काम करते हैं, जन कल्याण के लिए अपने यहाँ पे काम करते हैं, तो वो वहाँ से आया था। ठीक है, समझ में आ रही है बात। नीति निर्देशक भाग 4। 38 इंपॉर्टेंट है भाई, जितने भी लिखे हैं याद कर लीजिएगा। ठीक है, 38 में क्या लिखा है, राज्य जन कल्याण को बढ़ावा देगा। क्या बोल रहे हैं कि 38 में राज्य की बात शुरू हो रही है ना, तो सीधा 36 के बाद 38 पे पहुँचे, 2 आगे बढ़े तो पता चला राज्य में जन कल्याण को बढ़ावा देगा। जो राज्य है ना वो जन कल्याण को बढ़ावा देगा, ऐसा नीति निर्देशक में लिखा है। मतलब कोशिश यही रहती है कि एक अच्छा स्टेट बने, तो इस वजह से उनके बारे में अच्छा बोला गया है राज्य से करने के लिए। फिर 39A, ये इंपॉर्टेंट है कि निःशुल्क कानूनी सहायता। जैसे जो गरीब लोग हैं मान लीजिए और वो कोर्ट में जाते हैं तो उनको वकील हायर करना पड़ेगा, वकील को पैसे देने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करें। ठीक है, फिर 40 में इसमें ग्राम पंचायत का गठन किया गया। जो गांव में पंचायत होती है ना, हाँ,
जो प्रधान बनते हैं और ये सब, तो ग्राम पंचायत का गठन बोला गया है, मतलब अपने नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायतों का गठन करो, ग्राम पंचायतों का गठन करो। तो भारत सरकार ने अपने यहाँ 73वां जो संशोधन हुआ, ठीक है, संशोधन ये भी लिख लेना कि 73वां जो संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ, उस 1992 में हुआ, और उसमें फिर इस बात को मान लिया गया कि ग्राम पंचायत का गठन कर दिया गया है, ठीक है। और 74वां किया गया, उसमें नगर पालिका बना दी गई। पहले नहीं था, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में लिखा था, तो उसको सरकार ने बाद में माना और 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया, ठीक है। 41 जो लिखा है सरकार काफ़ी कुछ मानती है उसको। जैसे 41 में लिखा है कि शिक्षा का अधिकार दो बच्चों को, तो भाई 86वां संशोधन हुआ 2002 में, बहुत दिनों बाद। 47 में लिखा गया था ये संविधान, लेकिन 2002 में जाके इसको मान लिया गया। वैसे तो ये बीच में 1980-85 के आसपास भी इसमें कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्टली, लेकिन 86वां संशोधन हुआ 2002 में, ठीक है, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार दे दिया गया 5 वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। 42 में क्या लिखा हुआ है? 42 में लिखा हुआ है मातृत्व सहायता। ये 4 से 2, 42 लिखा हुआ है, याद करो, 4 का आधा 2, माँ से आधा, जो माँ को बच्चा पैदा होता है वो माँ का आधा शरीर लेके निकल जाता है, ठीक है ना। तो 4 का आधा 2, तो 42 में क्या हो गया कि मातृत्व सहायता देनी चाहिए। जो माँ होती है ना, वो जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो उस टाइम पे प्रसव के समय पे उनको सरकार ने व्यवस्था करनी चाहिए, कुछ उनको मदद करनी चाहिए। तो सरकार ने व्यवस्था करी भी, कब करी? 1961 में करी। क्या करी? प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम ये लाके। अब अपने यहाँ पे व्यवस्था इस समय क्या है कि जैसे जिस भी माँ को बच्चा होने वाला है वो 6 महीने तक छुट्टी ले सकती है और उसकी सैलरी भी नहीं कटेगी, ठीक है। तो 42 में 4 से 2 आधा हुआ और माँ से बच्चा आधा उसका पेट काट के आ जाता है, ठीक है। उस तरीके से याद कर लो, याद करने के लिए बस बोल रहा हूँ। 43B 43B इसमें सहकारी समितियाँ आई। 97वां संशोधन हुआ 2011 में। फिर 44 जो कि बीजेपी बहुत बात करती है कि समान नागरिक संहिता चाहिए सबको। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट से काम करते हैं, ठीक है, अपने अधिनियम होते हैं शादी को लेकर। मुस्लिम में 3 तलाक, और 3 तलाक तो खैर ख़त्म हो गया, और बाकी चीज़ें हैं तो वो अपने हिसाब से शरीयत के हिसाब से करते हैं। तो बीजेपी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक देश में एक कानून होना चाहिए। तो वो इस पे समान नागरिक संहिता लाना चाहती है, जबकि ये बात सच है, लिखी भी है किसमें? नीति निर्देशक तत्व। तभी जब अपना संविधान बना था तभी से लिखा है कि राज्य को ये व्यवस्था करनी चाहिए, किसी के साथ ऊपर नीचे नहीं, सबको बराबर सम्मान, बराबर कानून सबके लिए होना चाहिए। तो आर्टिकल 44 में लिखा है समान नागरिक संहिता। देखो कब सरकार इस पे काम करती है? अनुच्छेद उसमें तो लिखा हुआ है संविधान में, ठीक है। 48A में क्या लिखा हुआ है? पर्यावरण संरक्षण, कि पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए सरकार को। तो इसको सुनकर 1972 में सरकार ने क्या बनाया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। फिर पहले वन्य जीव का बनाया, पहले किसका बनाया? वन्य जीव का, और बाद में वन संरक्षण बनाया 1980 में। कितने साल बाद? 8 साल बाद। फिर 8 साल बाद 1988 को क्या किया? राष्ट्रीय वन नीति बना दिया, राष्ट्रीय वन नीति बना दिया। पहले वन्य जीव मतलब वन में रहने वाले जीवों के लिए 1972, फिर 8 साल बाद 1980 में वन का बनाया, और फिर राष्ट्रीय वन नीति लेकर आया 1988 में। ये जो संविधान में लिखा था उसी को पालन करते हुए सरकार ने ये अधिनियम बनाया। 50 का मतलब 50-50 होता है ना, 50-50 मतलब आधा आधा बोलते ना, अरे भैया 50-50 कर लो, ठीक है, मतलब आधा आधा कर दो, अलग अलग कर दो। तो मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। जैसे न्याय जो देते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो अलग, कार्यपालिका PM और ये जितने अधिकारी होते हैं DM SD में जो काम कर रहे हैं, काम करने वाले जितने भी अधिकारी हैं ये अलग, और न्यायपालिका वाले लोग अलग। ये 50 में किया गया। 51 में क्या है? 51 रुपये दे के सुरक्षा कर ली गई, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए, ठीक है, यहाँ तक था। ये नया जोड़ा गया, ये अनुच्छेद क्या हुआ? नया जोड़ा गया 51 का, ठीक है। तो नया जोड़ा गया, तो देखो 51 का बना दिया, ऐसा नहीं किसी के 52 कर दें, 52 में तो कुछ और होगा, तो 51 का जोड़ा गया, और इसको भाग 4 का बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। वही मौलिक कर्तव्य पढ़ा रहे थे जब हम आपको ऊपर, तो मैं बता रहा था कि रूस में क्या था कि सब लोग की सरकार चाहते हैं कि सबकी सरकार रहे, जो कंपनी रहे वो सबका अधिकार रहे बराबर का, है ना। तो लोगों के कर्तव्य भी तो होने चाहिए, तो वहीं से आया रूस से। USSR उस समय सोवियत संघ था, पहले 10 आए थे, एक
मौलिक कर्तव्य बाद में बढ़ा 86वां संशोधन 2002। उसमें क्या हुआ कि अपने बच्चे को 6 से 14 साल का है तो आपका कर्तव्य है कि बच्चों को स्कूल भेजो, तो वो एक बाद में जोड़ा गया, बाकी 10 जब मौलिक कर्तव्य आए थे 42वें संशोधन में 1976 में तभी थे। और इसमें एक चीज़ पूछता है कि किस कमेटी के तहत हुआ था ये, तो ये सिफारिश थी स्वर्ण सिंह कमेटी की। अब भाई सोने जैसे आदमी हैं स्वर्ण, ठीक है ना, तो तभी वो कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। तो स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी मौलिक कर्तव्यों को लेकर 1976 में, संशोधन हुआ 42वां संशोधन, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बारे में कुछ इतने लिखे हुए हैं, 10 और एक बाद में जो जोड़ा गया उसके बारे में लिख दिया है यहाँ पे मैंने कर्तव्य। एक तो ये कि सम्मान करना होता है, किसका, संविधान का सम्मान करो, राष्ट्रध्वज का सम्मान करो, गीत का, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करो, ठीक है। स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन, जो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन किए गए, जो लोग भी भगत सिंह हो गए या जो भी लोग थे, उनका आपको, उनके द्वारा जो आंदोलन किए गए या जो आंदोलन करता थे उनका आपको क्या करना है, सम्मान करना चाहिए। ये कर्तव्य होना चाहिए, मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। संप्रभुता, हम संप्रभु है, हम किसी के अधीन नहीं, हमारा देश स्वतंत्र है, हमारे यहाँ पे जो कानून चलता है वो हमारे देश का चलता है, किसी और का नहीं चलता है। इसका सम्मान करना चाहिए, हमारी एकता का, अखंडता का, इनका भी सम्मान करना चाहिए। देश की रक्षा का सम्मान करना चाहिए। भ्रातृत्व मतलब भाईचारा को सम्मान करना चाहिए। स्त्रियों का भी सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना, स्त्रियों का भी सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है ना, वैज्ञानिक की दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति, ऐसा नहीं कि कोई पता लगा कल को आप अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हो और सरकारी बस जलाए दे रहे हो, भाई वो सार्वजनिक संपत्ति है ना, उसको क्यों जला रहे हो, तो सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करना चाहिए। व्यक्तिगत एवं राष्ट्र प्रगति, अब मतलब ये क्या है कि अपना भी बढ़ाओ और देश को भी बढ़ाओ, ऐसा काम करो। ऐसा नहीं कि केवल अपना बढ़ा रहे हो देश को नीचे गड्ढे में धकेल रहे हो, नहीं, अपना और साथ साथ राष्ट्र की प्रगति को बढ़ावा दें, ठीक है। और फिर जो 11वां कर्तव्य आपका बाद में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा भेजना, अभिभावकों को भेजना ही भेजना है, 86वां संशोधन 2002, ठीक, याद हो जाएगा आप लोगों को, याद कर लेना। अब 52 से 151, 52 से 151 तक कौन है, संघ सरकार, जो सेंटर में होती है ना, हाँ, जो सेंटर में सरकार बैठती है, जैसे मोदी जी की, तो ये संघ सरकार है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने सेंटर में पद होते हैं वो इसी के तहत आते हैं, कार्य भी इसी में आते हैं, और इसको भाग 5 बोलते हैं, भाग 5 बोलते हैं, ठीक है। 52 में आर्टिकल अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है कि एक राष्ट्रपति होगा, 2 जोड़ो 54, तो 2 जोड़ने के बाद 2 दिन बाद इनका निर्वाचन होगा। निर्वाचन का मतलब कैसे निर्वाचन होगा, कौन वोट डालेगा कौन नहीं डालेगा, ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 54 में। 4 जोड़ो तो पहुंच गए 58, 58 में योग्यता होनी चाहिए, कौन सी भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु होगी, कोई लाभ पद पर ना हो, ये सब चीज़ें। 60 में पहुँचे तो पता चला कि शपथ लेनी है। शपथ लेने का तरीका, मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ कौन दिलाता है, वो राष्ट्रपति दिलाता है, एक दूसरे को दिलाते रहते हैं लोग, ठीक है। और 60 में क्या आया इनका, शपथ। और 61 में क्या लिखा है कि इनका महाभियोग कैसे करना, हटाना कैसे, ठीक है, हटाने की प्रक्रिया कैसे दी हुई। भाई कोई आ गया तो उसको हटाने की भी प्रक्रिया चाहिए। और ये कहाँ से लाए हो आप, याद आया कुछ, मैंने पढ़ाया था अमेरिका से आया ये चीज़ कि किसको महाभियोग करना है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, ये कहाँ से आया, अमेरिका से लिया गया, ठीक है। 61, फिर 63 में पहुँचे, 63 में पहुँचे तो पता चला कि एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में पहुँचे तो पता चला कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये आदमी जिस दिन उपराष्ट्रपति बनता है उसी दिन अपने आप राज्यसभा का क्या बन जाता है, पदेन सभापति बन जाता है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष होता है लोकसभा में, उसी तरीके से राज्यसभा में पदेन सभापति होता है। और सभापति पहले ये उपराष्ट्रपति बनता है, और उपराष्ट्रपति बनते ही अपने आप इसको ये अधिकार मिल जाता है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये 64 में है, ठीक है। फिर आते हैं 72, 72 में मेरे भाई क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति क्षमादान। राष्ट्रपति किसी को क्या कर देंगे, क्षमा कर देंगे। जैसे
मान लीजिए कल को किसी को फांसी दी गई, फिर वो राष्ट्रपति के सामने गुहार लगाता है कि मुझे मेरी गलती नहीं है और मैंने इतनी सज़ा काट ली है, ये इतनी बड़ी गलती नहीं थी, तो उसको क्षमा कर दें। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, उसको मृत्युदंड दे दिया, लेकिन राष्ट्रपति ने उचित समझा, सब कुछ देखा, तो उसको क्षमा कर सकते हैं कि चलो ठीक है, ये कर दो और जाओ तुम, अब तुमको फांसी नहीं होगी। तो ये राष्ट्रपति का ये बहुत बड़ा अधिकार होता है ना, क्षमादान करने का। 72 में 2 बढ़ो 74, मंत्रिमंडल होगा, प्रधानमंत्री होगा। दरअसल प्रधानमंत्री के लिए कुछ अलग से नहीं है, उसी 74 में ही बताया गया। मंत्रिमंडल दरअसल ये जो मंत्री होते हैं ना, उसी का जो अध्यक्ष होता है वही प्रधानमंत्री होता है, और इन्हीं सबके सलाह पे काम कौन करता है, राष्ट्रपति काम करता है। ठीक है, 74 तो 76। 76 में महान्यायवादी, जो भारत सरकार का वकील होता है। भाई भारत सरकार के इतने सारे मुकदमे लड़ने होते हैं, कोई भी कुछ भी कोर्ट में घसीट रहा है तो उनके जगह पे कौन लड़ने जाएगा, सरकार तो जाएगी नहीं, तो उसका वकील होता है। तो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, और ये कौन होता है, महान्यायवादी। इसके लिए संवैधानिक पद है, और 76वें अनुच्छेद में इसके बारे में लिखा है। ठीक है, फिर 79, 80 और 81 ये 3 याद रखो एक साथ। पहले कौन होगा, संसद 79 में। फिर 80 में कौन होगा, राज्यसभा, और 81 में कौन होगा, लोकसभा। राज्यसभा को ऊपर रखना, लोकसभा को बाद में रखना। और इसमें साफ साफ लिखा है कि 250 से ज़्यादा नहीं हो सकते सदस्य। राज्यसभा में सदस्य 250 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 80 में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें भी 238 चुन के आते हैं। ठीक है, चुन के मतलब वही राज्यों द्वारा आते हैं, और 12 मनोनीत करते हैं। मनोनीत मतलब राष्ट्रपति इनको अपनी तरफ से रिकमेंड करता है कि इनको राज्यसभा सांसद बना दो। ठीक है, 108, अब इसके बीच में हमको कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगा। फिर अनुच्छेद 108 जिसमें लिखा है कि संयुक्त बैठक होनी चाहिए, किसकी, लोकसभा और प्लस राज्यसभा। कुछ मामले होते हैं जिनमें दोनों सदनों को बुलाना होता है, तो क्या कहते हैं उसको, संयुक्त बैठक। और ये कौन बुलाता है, पूछ लेता है कभी कभी, कौन बुलाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है, और बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा। फिर अब इसको याद कैसे करता है, आगे की चीज़ कैसे याद करनी, हमने कहा कि व्यवहार कितना देते हो, 111 रुपया। ठीक है, 111 में 1 कम कर दो तो धन विधेयक बन जाता है, 111 में 1 रुपये जोड़ दो तो 112 में बजट आ जाता है। ठीक है, और इसमें 5 जोड़ो 117 में पहुंचो तो वित्त विधेयक हो जाता है। तो 110, 112, 117, ये 110 में धन विधेयक, 112 में बजट और 117 में वित्त विधेयक। धन विधेयक ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोकसभा में सबसे पहले ले जाया जाता है, और राज्यसभा बाध्य होती है। ठीक है ना, राज्यसभा को इसको पास करना ही होता, नहीं करोगे तो लोकसभा अपने आप पास करा ले जाएगी। ठीक है, हाँ, इसमें लोकसभा के पास पावर ज़्यादा होती है धन विधेयक में। बजट के बारे में 112 में लिखा हुआ है, 117 में क्या लिखा हुआ, वित्त। फिर 123, देखो 1, 2, 3, और इसी 1, 2 को चेंज करो, 2, 1 कर दो, 3 वैसे ही रहने दो, 213 बन जाएगा, यहाँ 123। अध्यादेश यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अध्यादेश यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अध्यादेश यहाँ लगाता कौन है, राष्ट्रपति, यहाँ लगाता कौन है, राज्यपाल, क्योंकि ये राज्य के बारे में ना, और ये देश के बारे में है। ये सेंटर में जो राष्ट्रपति होता है वो देश में कहीं भी लगाता है अध्यादेश, मतलब अध्यादेश से कोई योजना लानी, मतलब कोई एक्ट लाना है, कुछ भी लाना है मान लीजिए, और उस समय पे जो पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, जब सेशन नहीं चल रहा है तो क्या है कि अध्यादेश ले आओ, फिर बाद में 6 महीने में जब सेशन आए तो उसको पास करा लो। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, अध्यादेश 1, 2, 3, और उसमें 1 जोड़ो तो क्या आ जाता है, 124। तो क्या बन जाता है, उच्चतम न्यायालय। क्या बन जाता है, उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट। 1 जोड़ने पर, और इसमें भी उसी तरीके से 1 जब जोड़ोगे तो 214 बन जाएगा, और 214 में ये उच्चतम न्यायालय केंद्र में होता है, तो ये राज्य में क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, याद कराने के लिए सब ऐसे जोड़ घटाने बता रहा हूँ। ठीक, फिर क्या हुआ, 143 इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि राष्ट्रपति को उच्चतम, यार उच्च लिखा है यहाँ पे ना, हाँ इसमें जोड़ लेना तम, हाँ उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है,
ठीक है, सबसे बड़ा है राष्ट्रपति है तो उच्च न्यायालय में कहाँ आएगा यार, उच्चतम न्यायालय जाएगा ना। तो उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है किसी मामले, मान लीजिए कोई बात हुई उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन बाध्य नहीं है, बात मानने के लिए बाध्य नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है राष्ट्रपति के सामने। ठीक है, फिर आते हैं 148 पे। 148 में मैंने दिल इस वजह से बनाया था कि भाई इसी डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये ऐसा डिपार्टमेंट होता है ना, देश के सभी लेखा जोखा रखता है, सभी लेखा जोखा, इतना इम्पोर्टेंट होता है, समझ रहे हो आप। मतलब देश में जितना भी, मान लीजिए आपने बोला कि अपनी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसका जितना भी हिसाब किताब हो रहा है वो कौन कर रहा है, यही कैग करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, है ना। हम लोग जैसे जिस भी स्टेट में होते हैं वहाँ का जो भी डिपार्टमेंट मिलता है हमको, जैसे मान लीजिए हमको PW डिपार्टमेंट मिला है तो हम उसका पूरा हिसाब किताब रखेंगे कि सेंटर ने जितना पैसा दिया वो पूरा सही जगह खर्च हुआ कि नहीं हुआ, गलत हुआ तो उसकी भी रिपोर्ट बना के भेजते हैं। और हम लोग किसी मंत्रालय के तहत काम नहीं करते, ये किसी मिनिस्ट्री के तहत नहीं आता, ठीक है, जैसे बाकी चीज़ें मिनिस्ट्री के तहत आती हैं, ये स्वतंत्र होता है। जैसे न्यायपालिका, जैसे निर्वाचन आयोग के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, तो वो सभी उसी तरीके से ये भी होता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, राष्ट्रपति के सामने अपनी रिपोर्ट रखता है और तभी पता चलता है कि देश में कैसा क्या घोटाला हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। 148, ठीक है। फिर आते हैं 152 से लेकर 137। अभी क्या चल रहा था, 151 तक संघ चल रहा था, अब क्या चलने लगा, राज्य, और इसको भाग क्या बोलते हैं, 6। तो 153 में आते हैं, तो 153 में लिखा हुआ है राज्यपाल। फिर 163 में क्या, वही मंत्रिमंडल, जैसे पहले 74 में लिखा था ना, 74 में भी तो मंत्रिमंडल और लेकिन प्रधानमंत्री हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि वो सेंटर का मामला है। अब राज्य का मामला है तो 163 में कौन, मंत्रिपरिषद, और उसी में मुख्यमंत्री होगा। 165 में क्या, महाधिवक्ता। देखो उधर 74 था और 76 में हमको क्या मिला था, महान्यायवादी, जो सबसे बड़ा वकील होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट में तो चाहिए तो उसको बोलते हैं महाधिवक्ता, और उसके लिए अनुच्छेद कौन सा है, 165, ठीक। 167 अनुच्छेद में कभी कभी पूछ लेता है, जो CM है ना, वो अब कोई भी सूचना देंगे किसको, राज्यपाल को, जो भी देश में प्रदेश में हो रहा है उसके बारे में सूचना देंगे राज्यपाल को, ये लिखा हुआ है 167 में। फिर 213 और 214 में बता चुका हूँ तो आपको फिर से नहीं बताऊँगा। फिर से आते हैं, आगे बढ़ते हैं 243। 243 में पंचायत है और नगर पालिका है। ये पहले नहीं हुआ करता था, इसको 73वें और 74वें संशोधन 1992 में ये दोनों लाए गए। 73वां ये है, 74वां ये है। 73वें में पंचायत जोड़ा गया और 74वें में नगर पालिका। भाग 9 होता है ये, ठीक, याद करना आप लोग। भाग 10 में क्या है, भाग 10 में 244, इधर कितना है 243, इधर 43 है, और अनुच्छेद 244 में क्या आता है, भाग 10 लगने लगता है, भाग 10 हो जाता है। इसमें SC और ST के बारे में, उसका प्रशासन कैसे होगा, खासकर असम है ना, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो राज्य हैं इनमें जो SC ST रहते हैं उनका प्रशासन कैसे होगा, इस बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, अनुच्छेद 244 भाग 10 में। फिर भाग 11 में चलते हैं। भाग 11 में है, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा ट्रिक बनती है, यहाँ पे कितना जुड़ा 18, यहाँ पे देखो कितना जुड़ा 36, और फिर 18 36 फिर 6, ये 6 का स्क्वायर है ना। फिर देखो यहाँ पे आगे वाले में कितना जुड़ेगा, यहाँ पे 6 जुड़ेगा, ठीक है। खैर अभी आप ऊपर आते हैं, भाग 11 में पढ़ते हैं। भाग 11 में लिखा हुआ है 245 से लेकर 263 तक, 18 जुड़ा इसमें, ठीक है, 45 से 63, 18 जुड़ा। और इसमें क्या लिखा हुआ है, राज्य और संघ के संबंध में, जो प्रदेश होते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनके संबंध कैसे होंगे, किन किन चीज़ों से काम चलेगा, कैसे टैक्स वाला काम होगा, जो जितना भी सब कुछ संबंध है वो सब किस में लिखे हुए हैं, इसी 245 से लेकर 263, भाग नंबर 11। और इसमें एक आयोग आया था, सरकारी आयोग, जो कि 1983 में, याद कर लेना, पूछ लेता है सरकारी आयोग 1983। ये किस पूछता है कि सरकारी आयोग किस संबंध में, तो राज्य और संघ के संबंध में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भाग 12। देखो यहाँ पे 36 जुड़ा, पहले 18 जुड़ा, 45 में 18 जुड़ा 63 हो गया, फिर 64 में 63 तक तो हो गया, फिर आया 64 में 36 जुड़ा तो 300 हो गया, ठीक है। तो ये भाग 12 है, 364 से लेकर 300 का तक। का वही है जिसमें 31 वाला आ गया था ऊपर, ठीक है, जो 31 अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था ना,
वो आ गया इसमें 300 काम है। और इसमें वित्त चलता है भाई, संपत्ति है, संपत्ति किसका मामला है, वित्त का। तो ये वाला पूरा 364 से 264 से लेकर 300 के बीच में क्या है मामला, वित्त का मामला है, वित्त वाली चीज़ें हैं। तो 200 पूछेगा आपसे वित्त आयोग का अनुच्छेद कौन सा है, तो 280। आपसे पूछेगा 300 काम में क्या है, तो वही 31 संपत्ति का अधिकार जो था उसको लीगल राइट बना गया था, कब, 44वें संशोधन में 1978 में पूछ लेते हैं। फिर भाग 13 में बताया कि इधर 300 पहुंच गए थे ऊपर, हाँ अब 6 जोड़ेंगे, 301 से 307 पहुंचेंगे। भारत में व्यापार के बारे में कि व्यापार कैसे होगा, फ्री है, आना जाना, किसी भी प्रदेश में व्यापार कर सकते हो, ये सब किस में है, इसी भाग 13 301 से 337। फिर यहाँ कितना जुड़ता है, 15, ठीक 15। लोक सेवा आयोग के लिए मैंने आपको क्या बताया, 315 यूपीएससी के लिए। आप यूपीएससी के लिए आपको मैंने क्या बताया, यूपीएससी और एसपीएससी है ना, स्टेट पीसीएस और यूपी पीसीएस। ये गलत लिखा हुआ, इसमें ये नहीं लिखना, इसमें लिखो अखिल, कभी पूछ ले अखिल भारतीय, माफ़ करिए गलत लिख दिया हमको लग रहा है, हाँ अखिल भारतीय सेवाएं पूछेगा तो अनुच्छेद कितना, 313। 315 में क्या, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। तो 315 है, तो देखो यहाँ भी कितना जोड़ा गया, 15 जोड़ा गया, 15 8 23, 308 से लेकर 323 तक। और 315 है, 15 में एक कम कर दो तो कितना हो जाता है, 14। तो भाग कौन सा है, 14। पूछ लेता है कौन से भाग में आता है लोक सेवा आयोग, तो 14 में। अनुच्छेद पूछेगा तो 308 से 323 के बीच में। अखिल भारतीय पूछेगा तो 312, और यूपीएससी या पीएससी पूछे, स्टेट पीसीएस पूछेगा तो 315। फिर आते हैं 15 भाग 15, 14 हो गया, 15 में चलते हैं। 15 हो गया, 15 में 5 जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, जो लास्ट का 5 है वही मैंने जोड़ दिया, 324 से 329 तक। निर्वाचन आता है, बात कर रहे थे ना अभी निर्वाचन, तो निर्वाचन के बारे में इसमें किसका निर्वाचन आयोग होगा, ठीक है, कैसे क्या होता है सब इसमें लिखा हुआ है। फिर चलते 15 भाग से 16 भाग में, भाग नंबर 16। भाग नंबर 16 में पहुँचे तो पता चला 330 से लेकर 42 तक, ठीक है, 330 से 42 याद कर लेना। इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट है भाई, एससी एसटी और ओबीसी इनके आरक्षण का प्रावधान, जो आप आरक्षण लेते हो ना वो सब किस में है, एससी एसटी और ओबीसी वाला आरक्षण का प्रावधान किस में है, 330 से लेकर 342 तक। कुछ आयोग भी बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, जैसे 338 क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित मतलब एससी, ठीक है। फिर मान लो 338 का पूछेगा तो एसटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 338 खा पूछेगा तो ओबीसी, समझ रहे हो, पहले एससी एसटी ओबीसी ऐसा ही बोला जाता है, एससी एसटी ओबीसी। तो एससी को 338, एसटी को 338 का, ओबीसी का 338 खा। ये क्या है, आयोग हैं, आयोग, ठीक है, कमीशन जो बनते हैं। तो वो जैसे अभी राष्ट्रीय अनुसूचित एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग होता है ना, ओबीसी आयोग किस में आया था, किसके कमी से, मंडल आयोग के कमीशन से, मंडल आयोग की सिफारिशों से, मंडल आयोग की सिफारिशों से ओबीसी का जो भी हिसाब किताब बना था वो इसी में पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो ये याद कर लेना आप लोग। फिर उसके बाद 41, 42 और 42 का एससी के बारे में कहाँ पे लिखा है, ये आरक्षण के बारे में बात हो रही, ठीक। और ये क्या थे, ये आयोग थे, ये आयोग थे, ये भी आयोग थे, ठीक है, ये आयोग बनाए गए हैं। एससी के आरक्षण के बारे में 341, 342 में एसटी और 342 का में कौन है, ओबीसी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, याद कर लेना। फिर भाग 17, देखो ये 8वीं अनुसूची आपसे पूछ ले, सॉरी गलत लिख रहा हूँ, 8वीं अनुसूची जो है अपने आज संविधान की, वो किसके बारे में है, भाषा के बारे में। किसके बारे में, भाषा के बारे में। इस वजह से लेकर 343 से मैंने कितना जोड़ा, 8, तो 343 से 8 जोड़ा तो कितना हो गया, 351। और अभी पहले 14 भाषाएं थी, अब कितनी हो गई हैं, 22। और ये भाग नंबर कौन सा है, 17। तो और लिखा क्या है, 343 में क्या लिखा हुआ है, संघ की राजभाषा, जो अपना सेंटर गवर्नमेंट है या जो राज्य है वो उसकी राजभाषा क्या होगी, इसके बारे में कहाँ पे लिखा है, 343, आपसे पूछ लेता है, ठीक है, हिंदी के बारे में, ठीक है, अपने हिंदी के बारे में बोलते हैं,
संघ की राजभाषा हिंदी। तो पूछे हिंदी किस में है तो 343, और हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए किसी में बात पूछे तो वो है 351 में, लेकिन 343 में संघ की राजभाषा। ठीक है, 8वीं अनुसूची है, अनुसूचियाँ जब पढ़ाएंगे तो अभी आगे बता देंगे। ठीक, फिर चलते हैं भाग नंबर 18, और इसमें 18 देखो, 18 में 18 जोड़ा भी है, 342 से 360 के बीच में 18। अरे नहीं यार, गलत हो गया, माफ़ करिए, गलत लग गया यार। 342 नहीं, 352 करिए इसको, माफ़ करिए, 352 से 360। ठीक है, इसमें आपात के बारे में लिखा हुआ है, जो कहाँ से लिया गया, जर्मनी, याद आया, हाँ जर्मनी से लिया गया। 352 में क्या है, बाहरी युद्ध, है कोई देश के ऊपर आक्रमण हो जाए, कुछ हो जाए तो तब आपातकाल देश में लगता है, तो वो अनुच्छेद 352 के हिसाब से। फिर अब बाहर का हो गया तो अंदर की बात भी कर लें, जब कोई राज्य में युद्ध हो, आंतरिक मामले में कोई असफलता नज़र आ रही हो तो 356 में लगा देते हैं आपातकाल। फिर वित्त आपातकाल भी लगता है, जब कोई वित्त मतलब पैसों के संबंधित पता लगा, इकॉनमी आपकी एकदम से क्रैश कर गई तो 360, अनुच्छेद 360 के तहत तब एक आपातकाल भी लगता है। ठीक है, फिर भाग 21 में पहुँचते हैं। अरे ये तो इसमें छुप गया, फिर से लिख देता हूँ। 368 अनुच्छेद है, इसमें लिखा हुआ है कि संविधान में संशोधन कर सकते हो। अब ये बताओ कि संविधान संशोधन ये चीज़ कहाँ से ली गई है, कहाँ से लिया गया है, ये कमेंट करके आप लोग बताओ। ठीक है, मतलब संविधान को संशोधन किया जा सकता है, ये चीज़ हमने अपने संविधान में कहाँ से लिया है, किस देश से, बताओ आप लोग। ठीक है, उसके बाद भाग 21, 22 हैं टोटल, 21 में आ गए अस्थायी विशेष उपबंध, कुछ ऐसे जो स्थायी नहीं है विशेष उपबंध। 370 जैसे था ना, 370 में उसको कश्मीर को दिया गया था कुछ, तो उसके कुछ विशेषाधिकार अभी छीन लिए गए हैं। ठीक है, जैसे 35A वाला अधिकार था कि वहाँ के लोगों का जो भी था कि ज़मीन नहीं खरीद सकते क्या है, तो वो जम्मू एंड JNK वाला मामला जो था उसका अभी निपटारा हुआ है काफ़ी कुछ। तो इसमें यही हैं, कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं, कोई स्थायी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेंगे, ये मान के चला गया था कि हो सकता है आगे आने वाले समय में ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट अपने लिए बहुत हैं, क्योंकि पेपर में पूछ लेता है, सीधा पूछता है कि महाराष्ट्र और गुजरात के लिए क्या है 371। 371 में सब कुछ 371 में ही है, लेकिन उसमें ABC से जोड़ा गया, इसको भी याद भी करवा दूंगा मैं। ठीक है, बस ध्यान से थोड़ी देर मेरे साथ जुड़े रहिए। 371 में किसके बारे में लिखा हुआ है, महाराष्ट्र और गुजरात। भाई देखो ये सब अमीर लोग हैं, ठीक है, अमीर लोग हैं गुजरात के और महाराष्ट्र के, और ये 1966 में इनको राज्य का दर्जा मिला था, ये भी याद रखना ना, आगे पढ़ाऊँगा, चलो छोड़ो अभी। तो ये अमीर लोग हैं, तो भाई इनको सबसे पहले रखा गया, तो 371 में सबसे पहले किसको रखा गया, महाराष्ट्र को और गुजरात को। ठीक है, फिर 371A में किसको रखा गया, नागालैंड को। बस ये आप याद कर लो, एक और याद करना पड़ेगा, बाकी मैं याद करा दूंगा। बी में क्या है, बी में क्या लिखते हो आप, BA करते हो कि नहीं करते हो, तो बी को चाहिए A, तो जो 371B है उसको चाहिए A का मतलब आसाम चाहिए। ठीक, C 371C, C में भाई क्राइम, इसको कैसे याद करोगे, क्राइम से। ठीक है, क्राइम, मणिपुर में कितना क्राइम हो रहा है, याद ही देख ही रहे हो, मणिपुर होता है यार, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, मणिपुर ऐसे ना लिखो, मणिपुर लिखो। मणिपुर में देखो महिलाओं को नग्न करके घुमा दिया गया और बहुत सारी गोला बारूद चल रही है, पता नहीं हज़ारों घर जला दिए गए, हज़ारों लोग मार दिए गए, तो वो क्राइम बहुत है मणिपुर में, तो इस वजह से C मतलब क्राइम, तो 371C में कौन हो गया, मणिपुर। D और E इसमें आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में ही विश्वविद्यालय को लेकर है, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी याद हो जाएंगे तो वो फिर समझ में भी आ जाएगा कि कैसे। F 371F, 371 को 1975 में फ़ाइट करके लिया था हमने। ठीक है, 1975 में, वैसे तो फ़ाइट पहले करी गई थी, फिर देश में मिलाया गया 1975 में जनमत संग्रह के तहत। पूछता भी है कि सिक्किम राज्य का दर्जा कब मिला, 1975 में। तो फ़ाइट करके हमको क्या मिला, फ़ाइट करके हमको मिला सिक्किम। सिक्किम पहले हमारे देश का हिस्सा नहीं था, सिक्किम को जब हमारा हिस्सा बनाना पड़ा तो वो दूसरी जगह से लेना पड़ा था, लड़ाई करनी पड़ी थी, फ़ाइट करनी पड़ी थी। तो सिक्किम के लिए क्या है आपको लगाना है, 371 का F याद कर लेना भैया, ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
याद रहता नहीं है क्योंकि जी मतलब जी को क्या लिखते हो आप, जी, और मिजोरम में भी क्या आता है, जी, तो जी से मिजोरम हो गया। एच है, एच को क्या करते हैं, एच ऐसे लिखते हो, मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर बढ़ाओ, तो ये क्या बन गया, ए, तो एच को हमने क्या कर दिया, ए मतलब अरुणाचल प्रदेश। बी ए असम वाला था, ये वाला, ठीक है। फिर आई से गोवा और जे से कर्नाटक, ये थोड़ा सा याद कर लेना, है ना। अब वही अनुसूचियाँ जो मैंने कहा था कि पहले 8 थी, फिर बाद में 4 जुड़ गई, तो अब कितनी हो गई हैं, 12। तो पहली अनुसूची के बारे में आपको याद करना है कि राज्य और संघ के बारे में दिया है। दूसरी अनुसूची में जो वेतन होते हैं पीएम का, राष्ट्रपति का, ठीक है, जो जितने भी लोग होते हैं उनकी वेतन कैसा होगा, ये सब न्यायाधीश हो गए, इनका जो वेतन होगा वो कैसे होगा, ये कहाँ पे लिखा, अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में जब पैसा मिला तो इनको शपथ भी दिलानी पड़ेगी ना, पैसा तो मिलेगा नहीं, तो शपथ के बारे में किस में लिखा है, अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में कौन है, राजभाषा, माफ़ करिए, राज्यसभा, हाँ राज्यसभा। राज्यसभा कहाँ से ली गई है, कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताओ इसको। राज्यसभा सांसद ये कहाँ से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया, याद करके बताओ। 5 में SC/ST के बारे में लिखा हुआ है, अनुसूची 5 में SC/ST के बारे में। देखो 5 ऐसे होता है, 5 ऐसे होता है, 5 को घुमा दो तो S बन जाता है, तो ST और SC, ठीक है, तो 5 में याद रहेगा। 6 में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जनजाति प्रशासन, वही जो भाग 10 में हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 244 में लिखा नहीं था कि SC/ST का वो प्रशासन कैसा होगा, तो वो प्रशासन के बारे में इधर 6 में भी लिखा हुआ है, अनुसूची 6 में भी। फिर अनुसूची 7 केंद्र और राज्य अनुसूची, केंद्र और राज्य के बारे में जो अनुसूचियाँ होती हैं उसके बारे में, वही केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब कहाँ आती, 7 में। 8 में मैंने कहा था राजभाषा आती है, पहले 14 थी, अब कितनी बढ़कर हो गई 22। तो भाई बढ़ी कैसे, पहले सिंधी लोग बहुत बिजनेसमैन होते हैं और इनको आपने जगह नहीं दी थी भाषा में, तो ये अमीर लोग होते हैं तो इनको सबसे पहले जगह दी गई। पंजाबी जो लोग होते हैं ना, हाँ बिजनेस बहुत करते हैं, तो इनको 1967 में क्या दिया गया, पहले सिंधी को जोड़ा गया। भाई 14 भाषाएं थी पहले, फिर तो सिंधी को जगह नहीं मिली तो वो लोग नाराज़ हो गए, पैसे वाले लोग, तो उनको तुरंत जोड़ दिया कि सिंधी लोगों को 1967 में भाषा के रूप में, तो हो गई 15। फिर 15 हो गई यहाँ पे, फिर 15 के बाद सीधा 3 जोड़ दिया आपने, 3 जोड़ा। 3 में कौन कौन जोड़ा, जोड़ दिया मन का, क्या जोड़ा, मन का, तो माँ से जोड़ा मणिपुरी, का से जोड़ा कोंकणी, ना से जोड़ा नेपाली, मन का जोड़ दिया आपने, मन का। अपने मन से आपने फिर जब पहले तो ये सिंधी लोग लड़ रहे थे तो इनको जोड़ा, फिर अपने मन की जोड़ दिया, तो अपने मन की जोड़ा तो क्या क्या जोड़ दिया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली, इन 4 को 2003 में अभी जोड़ा गया, ये 92 जोड़ा गया, ये 2003, तो ये 4 एक साथ जोड़ी गई, क्या क्या, संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली 2003 में, तो अब जाके 22 हो गई, ठीक है। फिर ये क्या है, हाँ ये अनुसूची 8 थी, 8 में ये चीज़ें मैंने बताई अभी। फिर अनुसूची 9 में ये बाद की जोड़ी गई हैं, ठीक है, हाँ ये पहले नहीं थी, मूल रूप से नहीं थी, 8 ही थी, 4 बाद में जोड़ी गई। तो 9 अनुसूची में क्या है, संपत्ति का अधिग्रहण, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था, ठीक है। 10 में क्या है, दल बदल, ये वो जो लोग नहीं होते नेता, इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं, उस पार्टी से उस पार्टी में, जिधर उनको मलाई मिलती है उधर चले जाते हैं, तो इसको रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया। ये अनुसूची 10 में है। 52वां संशोधन हुआ था 1985 में राजीव गांधी के टाइम पे, ठीक है ना, राजीव गांधी के टाइम पे। फिर 11 अभी पंचायत पढ़ा है, 12 में नगर पालिका पढ़ा है, ये 73वां, ये 74वां संशोधन 1992, ठीक है, याद हो जाएगा। कुछ विचार मैं कह देता हूँ, जैसे ये जो वियर हैं, वियर ने लिखा था भारत का संविधान अर्धसंघीय है, ऐसा वियर ने बोला था। फिर ये इन्होंने बोला था कि भारत का संविधान सहकारी परिसंघ है, इसने परिसंघ संविधान है, ये ऑस्टिन ने बोला था, ठीक है, याद करना, कभी कभी पूछ लेता है ऐसे। राज्यों का गठन, इसके बारे में थोड़ा जल्दी से पढ़ा देते हैं। 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना, और ये लुल्लू आदमी थे भाई, ठीक है, लुल्लू, बिल्कुल लुल्लू आदमी थे, ये लड़े जा रहे थे, मरे जा रहे थे कि नहीं नहीं हमको आंध्र प्रदेश अलग चाहिए भाषा के आधार पे। तो पहला भाषा के आधार पे बना आंध्र प्रदेश 1953 में।
फिर 1961 में, ओ ऊपर मैंने भी महाराष्ट्र को कुछ गलत बता दिया था ना, हाँ 1961 था, यहाँ पे 61 करना, सॉरी गलती हो गई। 1966 में तो पंजाब हरियाणा वाला मामला था, ठीक है। 1971 में, सन 1961 में महाराष्ट्र और गुजरात, 371 अनुच्छेद भी है, आपको पढ़ाया है ऊपर। 1966 में पंजाब हरियाणा संघ, इसमें चंडीगढ़ बना था और यही इनकी राजधानी भी है, चंडीगढ़ दोनों की। और इसको चंडीगढ़ को संघ बना दिया, यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, यूटी जैसे दिल्ली है, केंद्र से उसका शासन होता है। 1975 में पूछ लेता है मणिपुर का क्राइम है, सी है जो बताया ना, तो 371 सी, इसका एफ है फाइट, 371 एफ। तो मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा, इनको 1975 में राज्य का दर्जा मिला। ये सब राज्य के दर्जे हैं, ठीक है। 1986 में मिजोरम को मिला, अरुणाचल को मिला। फिर 1987 में गोवा को मिला, पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2000 में 3 जगह हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ और झारखंड बिहार से अलग हुआ 2000 में। फिर 2014 में तेलंगाना अलग हो गया था आंध्र प्रदेश से, ठीक है, याद कर लेना। संविधान संशोधन कुछ हैं इम्पोर्टेंट, ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैं इंपॉर्टेंट दिखा देता हूँ आपको। जो 42वां संशोधन है 1976 में हुआ, इसको मैंने लघु संविधान लिखा। इसमें समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष ये शब्द जोड़े गए और 51A में मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो कि रूस से लिए गए थे, ठीक है, इतना बता दिया मैंने। ये सब पहले भी पढ़ा चुका हूँ। 44वां संशोधन 1978, 31 को हटा के 300 में डाल दिया गया था, अनुच्छेद में बताया था, संपत्ति वाला। 52वां 1985 में, 10वीं अनुसूची अभी ऊपर पढ़ा के आया हूँ राजीव गांधी के टाइम पे। 61वां 1988 में आया, वोट का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले 21 साल की उम्र हुआ करती थी वोट देने की, अब 18 कर दी गई। ये भी राजीव गांधी के टाइम पे ही हुआ था। 61वां संशोधन 1988, ठीक है। फिर 69वां संशोधन 1991, NCR के बारे में, मतलब दिल्ली में जो NCR बना दिया गया ना, वो 69वां संशोधन। फिर 73वां पढ़ा चुका हूँ, 74वां पढ़ा चुका हूँ, 86वां 2002 बहुत बार पढ़ा चुका हूँ यार, 6 से 14 वर्ष, ठीक है ना, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत बार ऊपर से लेकर कई बार पढ़ा चुका हूँ। 86वां संशोधन। 89वां संशोधन 2003 में हुआ, दो में हुआ था, 86वां 3 में हुआ। ST आयोग बना दिया गया। 338 का आपको याद हो, ऊपर पढ़ाया था। और खा में क्या है, खा में OBC है, ठीक है। फिर 97वां 2011 में हुआ, जिसमें सरकारी और जो 43B, अनुच्छेद 43B याद होगा आपको, उसमें सहकारी के बारे में लिखा हुआ है नीति निर्देशक तत्व में। और वो कहाँ से आते हैं नीति निर्देशक, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आयरलैंड से आते हैं। तो ये 97वां संशोधन हुआ। फिर 100वां संशोधन 2015 में हुआ, भूमि का अदला बदला किया गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, मोदी जी ने किया था। फिर 101 2018 में GST लागू कर दिया। फिर 101 रुपये देके GST लागू कर दिया। 103 में संशोधन में 2019 में EWS, वो जो 10% का कोटा मिलना लगा ना, हाँ जनरल वालों को, वो EWS हुआ 103 संशोधन के तहत, ठीक है। कुछ पहला कुछ आखिरी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला राष्ट्रपति कौन, राजेंद्र प्रसाद जी। उपराष्ट्रपति पहला कौन, राधाकृष्णन जी। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष कौन, GV मावलंकर जी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो निर्वाचन होता है ना, निर्वाचन आयोग सबसे कौन होता है, निर्वाचन आयुक्त होता है, सुकुमार सेन जी। सबसे बड़ा कैग नरिहर राव, इसमें पूरा लिख नहीं पाए हम, ऐसे लिख देते हैं, नरिहर, हाँ इसको हटा देते हैं, नरहरि, हाँ नरहरि जी थे सबसे पहले कैग बनाया गया था, जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ तो सबसे पहले वो थे। सबसे पहले PM कौन थे, नेहरू, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कानिया, बहुत कानिया आदमी थे, इस वजह से उनको न्यायाधीश बना के दिया, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण आयोग और समिति बता देता हूँ। जैसे सरकारी आयोग ऊपर पढ़ा चुका हूँ, ये किस संबंध में, राज्य और केंद्र के संबंध में 1983 में आया। फजल अली आयोग, या इसी को बोलते हैं राज्य पुनर्गठन, ये 1953 में आया। जब वो लुल्लू साहब नहीं मर रहे थे कि हमको आंध्र प्रदेश बना दो, तो उस टाइम की बात है, तो फजल अली आयोग आया था, ठीक है। MN वेंकट चलैया आयोग 2000 में,
ये किससे संबंधित है? संविधान के कामकाज की समीक्षा 2000 में आया कि संविधान का जो कामकाज है उसकी समीक्षा करने के लिए एम.एन. वेंकट चलैया समीक्षा के लिए आए थे संविधान के। ठीक है, कुछ समितियां होती हैं जैसे लोक लेखा समिति, जिसको हम लोग जो कैग वाले रिपोर्ट भेजते हैं वो इसी को भेजते हैं, लोक लेखा समिति को। 1921 में बना था सबसे पहले। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और राज्यसभा ऐसे होता है। और प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति याद कर लेना, ये भी 1921 में बनाई गई थी और इसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। बस यही पूछता है ज़्यादा 1921 में थी, इतना याद रख लेना। गोस्वामी समिति एक आई थी, गोस्वामी समिति 1979 में। ठीक है, ये ओबीसी से संबंधित था और ओबीसी को मंडल आयोग के तहत बनाया गया था, मंडल आयोग, ये भी याद रख लेना। ठीक है, फिर केलकर समिति एक थी, वो 2002 में। पीपीपी मॉडल, जैसे रेलवे नहीं है, हाँ, रेलवे में मतलब पब्लिक मतलब सरकार, प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बोलते हैं। मतलब जैसे रेलवे में क्या किया गया कि प्राइवेट को भी डाला गया, सरकारी तो है ही, और दोनों को मिला के जो मॉडल बनाया गया उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। तो ये 2002 में केलकर समिति के द्वारा लग गया। अब मलिमत एक आई थी, मलिमत समिति, वो 2003 में आई थी। वो आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में, जो आईपीसी धाराएँ होती ना, वो न्याय उनके बारे में कुछ था। ठीक है, हाँ, लोकसभा और विधानसभा दो एक तरीके से होती हैं, और जो राज्यों की पहले तो राज्यसभा जो वहाँ सेंटर में केंद्र में होती है, और जो राज्यों में राज्य परिषद, सब में नहीं होती है, कुछ में होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है और आंध्र में भी है शायद। 3 तो याद आ रही हैं, एक और है कोई, अब आप लोग बताइएगा ना एक और कौन। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, हाँ एक भूल रहा हूँ, आप लोग बताना। तो क्या होता है कि जो लोकसभा होती है उसमें उम्र क्या होती है, मिनिमम 25 साल की, जिसमें कि पीएम और सीएम बनने की भी यही होती है, सांसद बनते हैं ना, हाँ, सांसद या विधायक, इन सब की उम्र कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 25 साल। और जो राज्यसभा, क्योंकि वो उच्च सदन होता है ना, तो उसमें थोड़ी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, उसके लिए 30 वर्ष होती है। और राज्य परिषद जिन प्रदेशों में भी, सब में तो होते नहीं है, जिन प्रदेशों में राज्य परिषद है उसमें 30 साल की उम्र चाहिए होती है। और राष्ट्रपति जो हैं उनकी अधिकतम, उसकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। और उपराष्ट्रपति की भी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है, इतना ही है, इतना ही मैंने लिखा है। क्या लिखूँ मैं, समाप्त। बहुत देर हो गई, रिकॉर्ड करते करते रात के 3:30 बज रहे हैं। और अब आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगा कुछ, इससे आप लोगों की हेल्प हुई। याद कराने की भी पूरी कोशिश करिए, कोशिश करना 1-2 बार। पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं पीडीएफ। ठीक है, सुंदर सी बना के, और चैनल ग्रुप में भी दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अच्छे से पढ़ते रहिए, जीएस में नंबर आएगा तो सिलेक्शन होगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है। थैंक यू, बाय।